हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईओटी के इस महायुद्ध में, जिसमें हम आईओटी के 200 क्वेश्चंस की सुपर रिवीजन करेंगे। अगर आप लोग ये 200 एमसीक्यूज बिल्कुल अच्छे से समझते हो और नोट डाउन करते हो साथ में, तो फाइनल एग्जाम में आप लोगों को इन 200 एमसीक्यूज में से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा बच्चे, और ध्यान से नोट डाउन भी करिएगा अगर आप लोग अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। आज बहुत कम टाइम रह गया है हमारे पास, क्योंकि फाइनल एग्जाम आप लोगों के कल से स्टार्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं, ताकि मैं आप लोगों का तुरंत रिस्पॉन्स करूं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम अपने मॉड्यूल की बात कर लेते हैं, जिस मॉड्यूल की हम रिवीजन कर रहे हैं। हमारे मॉड्यूल का जो कोड है M4R5.1, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हमारी बुक का नाम है जो हम अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सेंसर प्रोटोकॉल यूज्ड इन GSM। देखो बच्चे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंस्ट्रक्शंस एज अ टीचर मैं आप लोगों को दूंगी, जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में ध्यान देनी है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन, जैसे ही आप लोग अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बैठते हो, अपने माइंड को बिल्कुल काम रखना है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रखना। ये चीज आप लोग अब तक समझ चुके होंगे। अगर हम लोग बिल्कुल काम रहकर कोई भी एग्जाम देते तो वो कितना अच्छा जाता है। पहले ही पैनिक नहीं होना, हमें क्या आता है क्या नहीं आता, काम होइए बिल्कुल। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले भले ही आप अपने सिस्टम पर बैठ गए हैं, 3 से 4 सेकंड अच्छे से बिल्कुल शांत होइए, फिर अपना पेपर शांति से अटेम्प्ट करना शुरू करिए। क्योंकि अगर आप लोग ये टेक्निक अपनाओगे तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और शांति से हमारा माइंड अच्छे से जो चीजें आपने याद की है वो आपको बता पाएगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन भी समझेंगे और साथ में उसका जवाब भी देंगे। तो देखिए, व्हाट इज द सेंसर प्रोटोकॉल यूज्ड इन GSM। ऐसा कौन सा सेंसर है, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो GSM के अंदर यूज होता है। GSM क्या है? GSM है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्या पता ये बोल दे GSM की फुल फॉर्म क्या है। तो ग्लोबल सेंसर नेटवर्क एक ऐसा वायरलेस सेंसर है, ये बहुत ही फायदेमंद सेंसर है। ये क्या कर देता है, मतलब स्पीड अच्छी होती है इसकी, काफी सारे फायदे हैं इसके। बट यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, GSM जो सेंसर है वो किस प्रोटोकॉल को यूज करता है? वो यूज करता है कोप प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? कोप प्रोटोकॉल। और कोप प्रोटोकॉल, कोप की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्योंकि फुल फॉर्म हम कोई भी चांस नहीं छोड़ सकते, हर चीज बारीकी से करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से कितनी सारी चीजें क्लियर हुई। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसी का आंसर, कि GSM जो सेंसर है वो किस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है? कोप प्रोटोकॉल। कोप की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ऐसा प्रोटोकॉल जो कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। GSM की फुल फॉर्म ग्लोबल सेंसर नेट। ठीक है, आगे देखिए। सेकंड क्वेश्चन आता है, MQTT स्टैंड्स फॉर। वैसे भी आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बट इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमें देखना है। अब MQTT की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। MQTT की वैसे फुल फॉर्म होती है मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्रोटोकॉल है ये हमारा, ये इसकी फुल फॉर्म है। पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में MQ को ऐसे ही लिखा है, MQ की नहीं बताई हुई, बट मैंने आपको बता दी। MQTT की फुल फॉर्म होती है मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। MQ टेलीमेट्री थिंग्स बिल्कुल गलत, MQ ट्रांसपोर्ट टेलीमेट्री बिल्कुल गलत, MQ ट्रांसपोर्ट थिंग्स बिल्कुल गलत, MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट यही बताया मैंने आप लोगों को। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर पूरे ऑप्शंस दे रखे हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, मैसेज क्वी। कई बार वो ऑप्शन में क्या दे देता है? क्वीन। इसमें और इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भी एक नंबर आपको नहीं गवाना।
क्योंकि एक नंबर की अहमियत आपसे ज्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दे चुके हो और एक एक नंबर की कीमत अच्छे से पता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, I2C, पहले तो I2C देख लेते हैं। I2C क्या है हमारा? इंटीग्रेटेड सर्किट। हमने कहां पर डिस्कस किया था? ये चैप्टर नंबर 2 में I2C एंड SPI हमने डिस्कस किया था। I2C कितने वायर प्रोटोकॉल है? 2 वायर, 2 वायर के ऊपर ये काम करता है। SPI कितनी वायर पे काम करता है? 4 वायर पे। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर अच्छे से देखे हैं तो डीप से कहीं से क्वेश्चन आए आप लोग अच्छे से कर सकते हो, बट अगर नहीं देखे, लास्ट टाइम रिवीजन है ये, हमारी क्विक रिवीजन है एग्जाम से पहले की, तो यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर पूछा है I2C कैन बी यूज टू कनेक्ट अप टू जो हमारा I2C है उससे हम मैक्सिमम अप टू कितनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं? 128 नोड्स का मतलब होता है डिवाइसेस। तो क्वेश्चन क्या है? I2C को कितनी डिवाइसेस तक हम कनेक्ट कर सकते हैं? 128 नोड्स तक इसको कनेक्ट किया जा सकता है। डन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज यूज टू विजुअलाइज डेटा। विजुअलाइज का मतलब समझते हो? हमारे पास एक डेटा है, उस डेटा को हमें विजुअलाइज समझ सकते हो आप लोग कि उसको डायग्राम्स की फॉर्म में, मतलब विजुअली रिप्रेजेंट करना उस डेटा को। जैसे कि सेंसर ने कोई डेटा सेंस किया, ऐप के ऊपर दिखाना है। जैसे हमारी स्मार्ट वॉच का एग्जांपल ले सकते हो। स्मार्ट वॉच हम डालते हैं, स्मार्ट वॉच क्या करती है? हमारे हार्ट रेट को सेंस करके डिस्प्ले कर देती है, विजुअली दिखाती है। तो वो विजुअली जो डैशबोर्ड हमें दिखाई देता है, उस डैशबोर्ड पे जो हमें हमारी हार्ट रेट दिखाती है, उसको क्या बोला जाता है? कि विजुअलाइज फॉर्म में दिखा रही है। तो यहाँ पर बोला गया है डैश इज यूज टू विजुअलाइज डेटा कलेक्टेड विद द सेंसर। ऐसी कौन सी, इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हम सेंसर ने जो डेटा सेंस किया है उसको विजुअलाइज फॉर्म में दिखा सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है freeboard.io। freeboard.io एक ऐसा धमाकेदार एक हमारे पास टूल है जिसकी हेल्प से हम एक डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं बिना सर्वर की मदद के। वैसे तो डैशबोर्ड बनाने के लिए सर्वर होना चाहिए, पर freeboard.io हमें ऐसी फैसिलिटी देता है, हम बिना सर्वर के बहुत अच्छा डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं। डैशबोर्ड यानी सेंसर जो डेटा सेंस करेगा उस डैशबोर्ड के ऊपर हमें वो विजुअलाइज फॉर्म में दिखाएगा। आपको मैं ये सर्च करके भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे काम करता है, पर क्वेश्चन समझ आया आपको? क्वेश्चन में पूछा है डैश इज यूज्ड टू विजुअलाइज डेटा कलेक्टेड विद द सेंसर, कि सेंसर जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको विजुअलाइज करने का काम कौन करता है? freeboard.io। नोट डाउन कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ freeboard.io किस तरह की विजुअलाइजेशन फॉर्मेट देता है। देखो तो ये क्या है? डैशबोर्ड। तो मैंने आपको ये बोला था ऐसा डैशबोर्ड देगा जहां सेंसर ने क्या डेटा सेंस किया है, कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी उसने सेंस किया, विजुअलाइज करके डेटा दे दिया। तो freeboard.io समझ में आया? ये आपको दिखाने का मोटिव क्या है मेरा? ताकि आप लोग ऐसे ही चीजों को ना रट्टा मारो, उसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, The IoT operate at which of the following scale? IoT इन चारों में से किस स्केल के ऊपर काम करती है? बिल्कुल इजी, मशीन। IoT किस पे काम करती है? मशीन्स के ऊपर ही काम करती है, ह्यूमंस के ऊपर नहीं करती। सेंसर का यूज करती है, सेंसर के ऊपर काम नहीं करती। डिवाइस के ऊपर, मशीनरी के ऊपर काम करेगी। डिवाइस तो कब बनेगी हमारी? जब इंटीग्रेटेड चीजें हम आपस में कनेक्ट करेंगे, डिवाइस तो तब तैयार होगी ना। तो किसके ऊपर IoT काम करती है? मशीन के ऊपर। Which of the following is the standard port of
प्रोटोकॉल। तो MQTT की स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सी हुई? TCP/IP। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है URI एंड कंटेंट टाइप सपोर्ट आर फीचर्स ऑफ विच प्रोटोकॉल। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमें, जिसके अंदर हम कंटेंट को भी टाइप कर सकते हैं, उन चीजों को, इन दो URI और कंटेंट टाइप के फीचर्स को सपोर्ट करता है, वो है हमारा कोप प्रोटोकॉल, क्योंकि कॉन्स्ट्रेन एप्लीकेशंस के ऊपर ये काम करता है, तभी तो कंटेंट टाइपिंग को ये सपोर्ट करता है। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। HART इन वायरलेस HART प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर। HART की फुल फॉर्म बतानी है, हाईली एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। अब इसका काम क्या है? फुल फॉर्म तो हमें पता है, हाईली एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स को, जो हमारे सेंसर्स होते हैं और जो हमारे एक्चुएटर्स होते हैं, उनको कंट्रोल सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करने का या कंट्रोल करने का काम करता है। समझ आया? HART की फुल फॉर्म होती है हाईली एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। इसका काम क्या होता है? ये सेंसर्स जो हमारी एक्चुएटर डिवाइसेस होती हैं, इनको कंट्रोल सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करने का काम करवाता है या उनको कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल सिस्टम आप लोग ऑलरेडी जानते हो, हमने हमारे चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर फॉर सिक्योर MQTT। जो इसकी बात हो रही है, सिक्योर MQTT की स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सी है? पोर्ट नंबर अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, उसकी पोर्ट है जिसमें वो काम करता है, स्टैंडर्ड पोर्ट TCP/IP। और पोर्ट नंबर कौन सा है? पोर्ट नंबर है 8883। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। MQTT से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो अच्छे से करके जाना है। कब और किसने डेवलप किया? एंडी स्टैनफोर्ड क्लैर्क। MQTT के डेवलपर कौन है? एंडी स्टैनफोर्ड क्लैर्क। इन्होंने डेवलप किया इसको। स्टैंडर्ड पोर्ट है TCP/IP, पोर्ट नंबर है 8883। कंफ्यूज नहीं होना, इसको नोट डाउन कर लो, एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। Which one out of these is not a data link layer technology? इनमें से कौन सी, जो 4 ऑप्शन दे रखी है, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी डेटा लिंक लेयर की टेक्नोलॉजी नहीं है? सबसे पहले ब्लूटूथ, डेटा लिंक, डेटा को लिंक करे, ब्लूटूथ है, वाईफाई भी है, UART भी है। UART हमने किया था। UART की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। रिसीव करना, ट्रांसमिट करना, तो लिंक कर रहा है ना, तो ये भी है। टेलनेट ये नहीं है, डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी टेलनेट नहीं है। टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे हम रिमोट डिवाइस के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। तो टेलनेट रिमोट डिवाइस, रिमोट का मतलब जो हमारे पास नहीं है, हमसे बहुत दूर डिस्टेंस पर है, बहुत ही दूर है, क्या पता दूसरे शहर में कहीं पर भी है, तो टेलनेट हमें रिमोट लॉग इन करने में मदद करता है रिमोट डिवाइस के अंदर। तो ये हमारी डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी नहीं है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। IAAS स्टैंड्स फॉर, पता होना चाहिए, चाहे IAAS है, PAAS है, SAAS है, तीनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IAAS की फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगर मैं बोलूं PAAS तो क्या बोल दोगे? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगर मैं बोल दूं SAAS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। समझ आ रही है ना चीजें बच्चे आप लोगों को? IAAS की फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PAAS की प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SAAS की सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।
चीजें साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि जब एग्जाम में बैठो एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो, क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करती हूँ, मैंने जो पहले 2 मॉडल टेस्ट पेपर डाल रखे हैं वो भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। आगे आता है कोप प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब हम कर रहे थे कोप की बात, किया था हमने कॉन्स्ट्रेन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, काफी सारी चीजें उसके बारे में हमने डिस्कस की। तो कोप जो प्रोटोकॉल है इनमें से क्या रिक्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है, सबसे ज्यादा जो चीजें वो देता है मल्टी कास्ट सपोर्ट, उसके अंदर मल्टीपल कास्ट को सपोर्ट करने की फीचर है। लो ओवरहेड एंड सिंप्लिसिटी, फालतू का कोई प्रेशर नहीं होता उसमें, बिल्कुल ही सिंप्लिसिटी के साथ वो काम करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोप को कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब वो काफी सिंपल है, सिंपल रह के वो अच्छा रिजल्ट हमें दे देता है, मल्टी कास्ट सपोर्ट देता है वो हमें। तो कोप क्या क्या चीजें देता है, ये देखो यहाँ पर ये बोला है, ये बोला है, ऐसा तीनों ही आएंगे, तीनों ही हमारे पास कोप प्रोवाइड करेगा। MQTT is mainly used for, MQTT किसके लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए M2M कम्युनिकेशन। और M2M कम्युनिकेशन समझते हो, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। जब एक मशीन दूसरी मशीन के साथ कम्युनिकेट करती है तो वहां पर वो जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर MQTT यूज किया जाता है मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, which of the following component of HTTP response indicate HTTP version। इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो HTTP रिस्पॉन्स इंडिकेट करता है HTTP वर्जन का, HTTP वर्जन इंडिकेट करेगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल रहा है आपको। इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो HTTP के रिस्पॉन्स को बताता है कि ये HTTP का रिस्पॉन्स है, HTTP वर्जन। HTTP का जो वर्जन है ना, जैसे वर्जन का जो नंबर होता है वो वर्जन हमें उसके रिस्पॉन्स को इंडिकेट करेगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक नॉर्मल चीज है, एक वेबसाइट स्टार्ट हो रही है HTTP से, आप लोगों ने किया भी है, इनमें से सिक्योर कौन सी है, क्या चीज इंडिकेट कर रही है, HTTPS पूरा इंडिकेट कर रहा है। सेम एज इट इज HTTP रिस्पॉन्स को कौन सा कंपोनेंट इंडिकेट करेगा, उसका वर्जन, ये वर्जन है तो ये रिस्पॉन्स आएगा। एस है तो सिक्योर रहेगी वेबसाइट, मतलब वो जैसे मैं ये एग्जांपल वैसे इसके साथ रिलेट करके बता रही हूँ ताकि क्लैरिटी रहे माइंड में। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो कि रिस्पॉन्सेज का क्या लेना देना वर्जन का, वर्जन के फीचर भी तो होते हैं, हर वर्जन के अलग फीचर होते हैं ना। जो चीजें आईफोन 15 में नहीं है वो 16 में है, तो वर्जन भी तो फीचर्स को डिनोट करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर वर्जन रिस्पॉन्स को इंडिकेट करता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओनली अवेलेबल फॉर, यानी कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अवेलेबल है अभी, सारे ही हैं, लाइनक्स है, विंडोज है, मैक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आज के टाइम पे लाइनक्स, विंडो, मैक सब यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड पोर्ट, दोबारा से क्वेश्चन आ गया, MQTT की स्टैंडर्ड पोर्ट क्या आ जाएगी, TCP/IP, इसकी स्टैंडर्ड पोर्ट आ जाएगी। पोर्ट नंबर पूछे तो क्या बताओगे, 8883। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, Zigbee specification are based on, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, Zigbee स्पेसिफिकेशन आ जाए, Zigbee का स्टैंडर्ड नेम आ जाए, और आता है या आ जाए, नहीं आता है, 110%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। Zigbee का स्टैंडर्ड नेम पूछ लेगा, उसकी स्पेसिफिकेशन पूछ लेगा, तो क्या आएगा, 802.15.4। याद रख लो इसको, चाहे कैसे भी याद रखो, चाहे ऐसे याद रख लो, 802.15.4। Zigbee मैं लिख भी देती हूँ, और चीजों के भी, वाईफाई का भी याद रखना है आपको, 802.11। ब्लूटूथ का याद रखना है 802.13। Zigbee का तो हमने कर ही लिया, क्या है Zigbee का, 802.15.4। इन तीन को तो बिल्कुल अभी नोट डाउन कर लो अभी इसको, ताकि भूलो ना। और इन जो चीजें मैं बता रही हूँ नोट डाउन करने के लिए, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेना, फटाफट से देख लेना, मतलब
तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्या ये स्टैंडर्ड नेम या स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड नेम कौन प्रोवाइड करता है? IEEE, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स आर, ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो मल्टीपल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, चैनलाइजेशन, कंट्रोल एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब जो जिससे हम रैंडम ही चीज, कोई रैंडम चीज एक्सेस करेंगे, हमें भी नहीं पता क्या एक्सेस करना है, कुछ भी रैंडम। कंट्रोल्ड एक्सेस, कंट्रोलिंग सर्विसेज को एक्सेस करना है, कंट्रोल करके कोई चीज। चैनलाइजेशन, स्पेसिफिक चैनल को हमें एक्सेस करना है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द रियल एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन IoT? ये तो अभी तक आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में छप चुका होगा, क्योंकि हम जितना भी अब तक IoT का पढ़ा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या हमारे जितने भी टेस्ट हुए हैं क्लास के अंदर, अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है और हर बार पेपर में ये आता ही है। स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्मार्ट मीटर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 20, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल इन बोल। पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल के अंदर क्या होता है? हमने मॉडल किए थे अलग अलग, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, पब्लिश, सब्सक्राइब किए थे ना। तो ऐसे ही पूछ रहा है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल में क्या क्या होता है? पब्लिशर होता है, कंज्यूमर होता है, ब्रोकर भी होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे पब्लिशर होता है, पब्लिशर डेटा किसमें पब्लिश करता है? ब्रोकर में। और ब्रोकर में जिस टॉपिक की सब्सक्रिप्शन जो भी सब्सक्राइबर, जो भी कंज्यूमर लेगा वो ही उसको यूज कर सकता है। डायग्रामेटिकल फॉर्म में बहुत अच्छे से हम अपनी थ्योरी क्लासेस में इसको कवर कर चुके हैं। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल में इनमें से क्या क्या इन्वॉल्व है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चीजें होती है। पुश पुल में भी तीनों होते हैं, पुश पुल में भी हम लोगों ने किया था, ऐसे ही पब्लिश सब्सक्राइब में भी तीनों होते हैं। MQTT की फुल फॉर्म आगे देखो, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ये बाय मिस्टेक है। देखो यहाँ पर जो आएगा हमारा, ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको ठीक कर लो। MQTT स्टैंड्स फॉर, ये चीज बिल्कुल गलत है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। इसका आएगा मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री। एक बार एक काम करते हैं, हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग इसको गलत करो। समझ रहे हो? इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये और ये कंफ्यूजन डालते ही डालते हैं। तो हम एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक नंबर भी हम सबके लिए बहुत जरूरी है और मैं नहीं चाहूंगी कि किसी भी बच्चे का एक नंबर भी जाए। विल चेक। यहाँ दिया गया है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, जो मैं आप लोगों को बता रही थी। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ क्यूइंग? कंफ्यूजन रहता ही है। दूसरी चीज, अब यहाँ देखो, यहाँ क्वीन है। दूसरा एक और चीज है ना, नीलिट अपनी आंसर की भी तो नहीं पब्लिश करता, जहां से हम इसको क्लैरिफाई करें। इसको चेक कर सकते हैं हम, नीलिट एग्जैम्स डन। कंप्यूटर के अंदर अगर बात की जा रही है तो अगर यही चीज ऊपर आ रही है तो हम इसको ही दे देते हैं प्रायोरिटी। तो बच्चे आई थिंक आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई है कि देखो ये चीज ऐसी है। अगर हम कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, क्योंकि नीलिट की तरफ से कोई आंसर की रिलीज ही नहीं की जाती पेपर के बाद, तो एक दो चांस ऐसा रहता है एक दो क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के सामने मैंने ये चीज सर्च किया, अगर हम डायरेक्ट डाल रहे हैं तो वो क्यों, अब यहाँ पर देखो क्यों डाला गया है, बट यहाँ पर क्वीन डाला गया है। तो आप लोग देखना, अगर क्वीन और ये दोनों आ जाते हैं तो क्वीन को ही प्रायोरिटी देना। अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो एक ये है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा देना, पर छोड़ना नहीं है उसको। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हो। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 22, एंड व्हाट इज दिस? AMQP स्टैंड फॉर, AMQP की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। सेम वही क्यूइंग, इसमें तो क्यूइंग है ही नहीं, क्यूइंग प्रोटोकॉल। ठीक है, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल AMQP। हम कर चुके हैं इसको अपने चैप्टर नंबर 1 में, जब हमने सारे प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए थे।
आगे आता है द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द IoT टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली इट इज कॉल्ड। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस, ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डिवाइसेस जब IoT से कनेक्ट होती हैं ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन टू मशीन यानी कि M2M। अभी तो पहले हमने क्वेश्चन किया था IoT किसके ऊपर काम करती है, मशीन के ऊपर। तो बहुत सारी डिवाइसेस जब ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं IoT के अंदर M2M यानी कि मशीन टू मशीन। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 24 विच इज दैट सपोर्ट लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन। इनमें से एग्जांपल देखनी है, पहले आपको ऑप्शन देखनी है, ऑप्शंस ये हैं तो आंसर क्या आएगा, ब्लूटूथ। यहाँ पर बोला ऐसा कौन सा कंपोनेंट है लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ हम सब जानते हैं, ब्लूटूथ हम सबने यूज भी किया, तो ये लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। IoT डेटा स्केलेबिलिटी इंक्लूड, IoT डेटा स्केलेबिलिटी में क्या चीज इंक्लूड होती है, डेटा की स्टोरेज। डेटा स्केलेबिलिटी, डेटा का स्केल क्या है, स्टोरेज, ठीक है, इसके अंदर डेटा की स्टोरेज इंक्लूडेड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 26 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WOT यानी कि वेब ऑफ थिंग्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। वेब ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, हमने किया था जब IoT की डिवाइस को किसी वेब एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि आप अपने घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेकर आए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के आपने जो भी कंपनी की लेकर आए उसकी आपने ऐप डाउनलोड कर दी, ऐप के साथ वाईफाई की हेल्प से आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को कनेक्ट कर दिया। आप जहां मर्जी हो, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बस आप दूर रह के भी अपनी वॉशिंग मशीन को कंट्रोल कर सकते हो। तो वो क्या है, ऐप के थ्रू आप कंट्रोल कर रहे हो वॉशिंग मशीन को, वेब ऑफ थिंग्स है ये। अब ये वेब ऑफ थिंग्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव हुआ ना इम्प्रूव यूजेबिलिटी, पास नहीं रहना, दूर रह के भी बंद करना है, उसको दोबारा से स्टार्ट करना है, कौन सा मोड ओपन करना है, क्या करना है, चाइल्ड लॉक लगाना है, क्या चीज नहीं करनी, वो सारे फीचर आप दूर रह के कर सकते हो। यानी उसकी यूजेबिलिटी को बढ़ाना, IoT की यूजेबिलिटी को, इंटर ऑपरेबिलिटी कि आप उसके ऑपरेशंस को अच्छे से यूज कर सको, ये चीजें बढ़ाना उसका मेन मोटिव है, किसका, WOT। डन। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 27 which one is not leading cloud services for IoT deployment। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाउड आई थिंक आप लोग सब जानते हैं, क्लाउड की सर्विसेज हमने क्लाउड कंप्यूटिंग वाले क्लास में किया था अच्छे से डिस्कस। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है IoT में क्लाउड की सर्विसेज, क्लाउड की सर्विसेज बहुत सारी हैं पर यहाँ बात हो रही है क्लाउड की सर्विसेज IoT के लिए। IoT के लिए क्लाउड की सर्विस AWS है, ठीक है, Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी है, IBM वाटसन भी है। IoT की बात हो रही है, IoT में क्लाउड की सर्विस ये तीनों है, पर गूगल ड्राइव नहीं है। हम सबके फोन में गूगल ड्राइव है, क्या उसके अंदर कोई IoT का फीचर है, नहीं है, तो ये IoT की क्लाउड सर्विस नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, ये तीन नाम तो आप लोगों ने सुने नहीं होते, गूगल ड्राइव आप सबने सुन रखा है, तो क्या लगा दोगे, अगर है पूछ लिया है के लिए लगा दोगे गूगल ड्राइव, जबकि ये तो नहीं है। क्वेश्चन इसका अपोजिट भी आ सकता है। अब तो पूछा है IoT के लिए क्लाउड की सर्विस, लीडिंग सर्विस इनमें से कौन सी नहीं है, गूगल ड्राइव नहीं है, पर अगर उसने नोट हटा दिया इनमें से कौन सी है, तो ये तीनों है। गूगल ड्राइव दे देगा, फ्लिपकार्ट दे दिया, Amazon दे दिया, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे देगा, तो आपको देखना कौन सा उनमें से है, कौन सा कौन सा ऑप्शन उसमें से नहीं है, ठीक है। तो गूगल ड्राइव नहीं है, ये याद रखो। क्वेश्चन 28 These applications take data, मतलब जहां ऑप्शंस की बात हो रही है, कौन सा ऑप्शन डेटा लेती है और इनपुट फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस से क्या लेती है, डेटा लेती है, इनपुट लेती है एंड कन्वर्ट इट इनटू वायबल एक्शंस और क्लियर पैटर्न्स फॉर ह्यूमन एनालिसिस। इनमें से एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा इनपुट लेती है, डेटा लेती है और उसको ऐसी फॉर्मेट में, ऐसे क्लियर पैटर्न्स में कन्वर्ट कर देती है ह्यूमन बीइंग्स के लिए कि वो उसको अच्छे से समझ सके। और राइट आंसर आ जाएगा रियल टाइम एनालिटिक्स। रियल टाइम एनालिटिक्स का मतलब होता है इनपुट ली, साथ की साथ रियल टाइम में ही उसकी आउटपुट दे दी। हमने हार्ड रियल टाइम किया था, सॉफ्ट रियल टाइम किया था। हार्ड रियल टाइम क्या होता है, जिसकी डेडलाइन से पहले ही करना पड़ेगा,
थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो उसके जो रिजल्ट होंगे डेंजरस होंगे। सॉफ्ट हमने किया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है इनपुट लेता है अलग अलग डिवाइसेस से, मूवमेंट को क्लियर पैटर्न्स में रिवर्ट कर देता है, आउटपुट दे देता है अच्छे एक्शंस, रियल टाइम एनालिटिक्स। ठीक है, हमारे लिए अच्छा तो रियल टाइम एनालिटिक्स ही है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओपन आईओटी आर्किटेक्चर? ओपन आईओटी आर्किटेक्चर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 7 एलिमेंट्स हैं। याद रहे बच्चे, ओपन आईओटी आर्किटेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो। एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, जो 5 एलिमेंट्स हम लोगों ने अपनी लेयर में किए थे, परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर हमने डिस्कस की थी, सेशन लेयर, बिजनेस लेयर, वो सारी लेयर्स, ऐसे 7 लेयर हैं जो हमारे ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में आती हैं। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है 29। ओपन आईओटी आर्किटेक्चर के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 7 एलिमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, IoT devices can easily lead to catastrophe without, ये तो बहुत इजी है, मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? IoT की जो डिवाइसेस हैं वो कैटास्ट्रोफ को भी लीड दे सकती हैं, उसको भी पीछे छोड़ सकती है, वो भी किसके बिना? मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। मैनेजमेंट सिस्टम ही एक ऐसी चीज है जो हर चीज मैनेज करती है, पर IoT की डिवाइस बिना मैनेजमेंट सिस्टम के कैटास्ट्रोफ को लीड दे सकती है। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT? ये भी आता है, 2 क्वेश्चन तो पक्के होते हैं पेपर में। IoT की डिवाइस को लेकर क्या गलत है, IoT की डिवाइस को लेकर क्या सही है। ठीक है, तो इसने बोला क्या फॉल्स है। ऑप्शन देख लो। पहला, यूज इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग, ये तो गलत नहीं है, सही है। नीड माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है, सही है। यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये भी बिल्कुल सही है। आर कंप्लीटली सेफ, ये बिल्कुल गलत है। IoT की डिवाइसेस कंप्लीटली सेफ नहीं है, यही तो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि ये सेफ नहीं है ना, क्योंकि सारा डेटा क्लाउड के ऊपर होता है, तो ये सही नहीं। WSN स्टैंड फॉर, WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ठीक है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। जैसे थोड़े दिन पहले हमने क्या किया था, GSN का ग्लोबल सेंसर नेटवर्क, WSN वायरलेस सेंसर। क्वेश्चन नंबर 33, an IoT network is collection of dash devices। IoT नेटवर्क कैसे डिवाइसेस का कलेक्शन है? इंटरकनेक्टेड। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? बहुत सारी इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। क्वेश्चन में ही आंसर है। IoT नेटवर्क किस कैसी डिवाइसेस की कलेक्शन है? ऐसी डिवाइसेस जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। डबल IoT स्टैंड्स फॉर, डबल IoT की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारी चीजें तो अब तक आप लोग टिप्स पे याद कर चुके होंगे, है ना? नहीं की तो कर लो भाई। मेन कंपोनेंट्स ऑफ IoT बेस्ड सिस्टम आर, IoT बेस्ड अगर कोई सिस्टम है तो उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सेंसर होता है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर होता है, एक्चुएटर होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। In I2C connection, which pin on the Arduino Uno is utilized for SCL? हम सब जानते हैं I2C, थोड़ी देर पहले बताया था, इंटीग्रेटेड सर्किट बताया था। कितनी वायर होती है इसमें? 2 वायर प्रोटोकॉल है, और 2 वायर होती कौन सी है? SCL और HDD। SCL किसके लिए होती है? सीरियल क्लॉक के लिए, जो क्लॉक पल्सेस पे काम करती है। ये होती है सीरियल डेटा के लिए, डेटा को ट्रांसमिट करवाने का काम करती है। आर्डिनो यूनो के अंदर भी तो सीरियल क्लॉक होता है, सीरियल डेटा होता है, I2C होती है। तो ये पूछ रहा है आर्डिनो यूनो की कौन सी पिन नंबर SCL को सीरियल क्लॉक को यूटिलाइज करती है, सीरियल क्लॉक के साथ काम करती है। तो पिन नंबर A4। A4 पता है कौन सी है? जो अपनी एनालॉग पिन, एनालॉग इनपुट पिन। A0 से लेके A6 में से A4 पिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, I2C में सीरियल क्लॉक के लिए आर्डिनो यूनो की कौन सी पिन उसके साथ कनेक्ट होती है? A4 पिन, यानी एनालॉग 4th पिन। आगे आता है 37 क्वेश्चन,
Which one from the following is not compulsory technology for establishment of IoT? इनमें से ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, अगर आप IoT में कुछ भी सेटअप करना चाहते हो, IoT की टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा सा सेटअप करना है या छोटा भी सेटअप करना है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कंपलसरी नहीं? सेंसर कंपलसरी है, थोड़ी देर पहले किया। कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, बिना कनेक्टिविटी के तो IoT ही नहीं है वो। डेटा प्रोसेसिंग होनी चाहिए, यूजर इंटरफेस होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफॉर्मर कंपलसरी नहीं है तो भी अच्छा, अगर नहीं है तो भी काम रुकेगा नहीं। तो ट्रांसफॉर्मर कंपलसरी, इक्विपमेंट लगा लो, कंपोनेंट लगा लो, नहीं है IoT के सेटअप। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड टाइम मैनेजमेंट टेक्निक? इनमें से, ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 6 का सॉफ्ट स्किल, वो भी अच्छे से करना है। अब यहाँ पर बताया इनमें से कौन सी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक की सजेस्टेड टेक्निक है, सही टेक्निक है। मेक गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। क्लीन अप एंड गेट ऑर्गेनाइज, चीजें साफ सुथरी रखो, ऑर्गेनाइज रखो। कंसंट्रेट ऑन वन की टास्क एट ए टाइम, एक टाइम पर एक टास्क लो तो वो आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। ऐसा नहीं 3-4 ले लिए, एक भी ढंग से नहीं किया, ऐसा नहीं करना, एक टाइम पे एक टास्क लो। तो ये तीनों की तीनों चीजें सजेस्टेड मैनेजमेंट टेक्निक के आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सॉफ्ट स्किल के क्वेश्चंस हैं, अच्छे से समझ के करने हैं। बहुत सारे इजी क्वेश्चन आप लोगों को, मे बी आपके एग्जाम में आपको सॉफ्ट स्किल ही ज्यादा देखने को मिले, पर मैं ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि सॉफ्ट स्किल दिखने पर इतने भी खुश मत हो जाना, ये तो हमें आता है, और जो चीज हमें आती होती है हम वही गलत कर देते हैं। इतना तो मैं जानती हूँ अपने बच्चों को, जो चीज तुम्हें आ रही है देख के, हाँ ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, अगर आता है तो तुम क्या कर दोगे, उसी को गलत कर दोगे। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अपनी समझ के अकॉर्डिंग तो अच्छे से जो करेक्ट आंसर है वो आपको लगाना है। सॉफ्ट स्किल बिल्कुल गेम चेंजर है, इजी तरीके से आप मार्क्स ले सकते हो। बाकी चीजें मैं आपको PDF के बाद बताऊंगी किस पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी ये चीजें देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 39, LP वैन। LP वैन क्या है? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होगी लो बिट रेट। आंसर आ जाएगा बोथ A एंड B। इसका जो बिट रेट होता है बहुत कम होता है, और दूसरा इसका नाम बता रहा है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क सभी को पता है लो पावर, कि जो कम पावर लेके वाइड एरिया के अंदर काम करता है, ठीक है। डैश टैग्स, ऐसे कौन से टैग्स हैं, कौन सी डिवाइसेस हैं? स्मार्टफोन यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन, इस वर्ड से आंसर का पता चलेगा। ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं, कौन से टैग हैं जो आइडेंटिफिकेशन की, कोई भी चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है उसमें मदद करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, RFID और NFC, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इनके अंदर हमने देखा था ना, एक्टिव टैग, पैसिव टैग होते हैं, रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर होता है। RFID का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब टोल टैक्स कटता है, जो टोल होता है, टोल प्लाजा होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, टोल जब कटना होता है तो वहां पर RFID लगा होता है, हमारी गाड़ी के ऊपर टैग लगा होता है ना, फास्ट टैग जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारा हम थ्योरी क्लासेस में कर चुके हैं। तो यहाँ बोला है ऐसी कौन सी डिवाइसेस है जो आइडेंटिफिकेशन में यूजफुल है? RFID, NFC, फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसके तो नाम में आइडेंटिफिकेशन है। NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अच्छा, हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चे, बोर तो नहीं हो गए? होना भी नहीं है। अब ये नहीं चलेगा कि मैम बोर हो गए, बस करो, नहीं, आगे कल करवा देना। कल तो पेपर है आप लोगों का, कल पे चीजें नहीं छोड़ सकते। आज कर रहे हो ये समझ के चलो, कर लोगे तो आगे फायदा होगा, नहीं करोगे हो सकता है अगर ये वीडियो छोड़ दी तो पछताओ कल को कि काश हम मैम की वो एक वीडियो देख लेते पेपर से पहले। तो अभी अगर कुछ और चीजों में माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो उन सबको छोड़ दो, ये वीडियो अच्छे से देखो। अगर ऐसा कर रहे हो कि हम तो टीवी देखते देखते समझ लेंगे, नहीं, अकेले बैठो, कॉपी पेन लो, जो चीजें इंपॉर्टेंट बता रही हूँ नोट डाउन करो, ताकि एग्जाम से पहले उन की पॉइंट्स को भी रिवाइज करो।
और मैं यही चीज बोलूंगी, जितना हो सके इस वाली वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना, ताकि चीजें माइंड में पक्का याद हो जाए और समझी जा सके। पर फिर से बोलूंगी, कहीं भी डाउट आता है मैं हूँ आप लोगों के डाउट्स लेने के लिए, लेकिन थोड़ा सा भी प्रेशर के साथ काम नहीं करना है, घबराना नहीं है जब आपके टीचर आप लोगों के साथ है। ठीक है बच्चे, तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41। ISM स्टैंड्स फॉर, ISM की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल। ISM इंडस्ट्रियल यानी जो इंडस्ट्री में यूज होता है, साइंटिफिक यानी साइंटिफिक चीजों में, मेडिकल के अंदर। ठीक है, याद करने की चाहे ट्रिक्स बना लो, अपने अपने तरीके बना लो, पर कर लो अच्छे से, ताकि कल को कोई गिल्ट ना रहे कि काश मैं कर लेता। काश नहीं रहना चाहिए कल को, है ना? तो इसलिए हम काश रहने ही नहीं देंगे, हम मिल के तैयारी करेंगे। क्यों? तो देखो क्वेश्चन नंबर 42, Which one cannot be the one element of an IoT system? इनमें से कौन सा IoT सिस्टम का एक एलिमेंट नहीं हो सकता? नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या नहीं हो सकता? नैनो टेक्नोलॉजी। और ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो एक्सट्रीमली स्मॉल डिवाइसेस के साथ काम करता है, बहुत ही छोटे डिवाइसेस के साथ। हालांकि कुछ आईओटी की एप्लीकेशन में नैनो टेक्नोलॉजी होती है, पर ये आईओटी का फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है। फंडामेंटल कंपोनेंट जो होना ही चाहिए, कुछ एक एप्लीकेशंस पे होता है पर फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है। तो ये राइट आंसर आ जाएगा, विच वन कैन नॉट बी द वन एलिमेंट ऑफ आईओटी सिस्टम। डन। पीपल क्यों है? आप लोग बोलोगे आईओटी में पीपल का क्या काम? फिजिकल थिंग्स, वर्चुअल थिंग्स। ये वर्चुअल थिंग्स आ गई, वो फिजिकल थिंग्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो 43। अब ये आप लोगों को एक बात दे रखा है, Here the 4, 5, 8, 9 is। हम अच्छे से जानते हैं, अगर ऐसा कोई हमें URL मिलता है तो जो ये 4, 5, 8, 9 है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोर्ट एड्रेस। अब थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे ना, जो सिक्योर MQTT है, सिक्योर MQTT का क्या पोर्ट एड्रेस, स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर क्या है? 8883। यानी उसके अंदर यहाँ पर 8883 स्टैंडर्ड पोर्ट में। सेम एज इट इज यहाँ पर जो कोप्ता दे रखा है हमें लोकल होस्ट का URL, यहाँ पर 4589 क्या है? पोर्ट का एड्रेस। एड्रेस मतलब कि पोर्ट कहाँ पर स्टोर होगी, एड्रेस मेमोरी में जगह। आइडेंटिफाई द चैलेंज कमिंग अंडर सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन। ऐसा चैलेंज बताओ जो इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के सामने आता है। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चीजें सिक्योर करने ही सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है आज के टाइम पर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45। API स्टैंड्स फॉर, API की फुल फॉर्म क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज द फुल फॉर्म ऑफ API। Which of the following is not an application of IoT? IoT की एप्लीकेशन कौन सी नहीं है? Arduino। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? IoT को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? वियरेबल डिवाइस, स्मार्ट वॉच होगी जैसे, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट सिटी। Arduino की एप्लीकेशन नहीं है। Arduino तो क्या है? माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस। किया था हमने 4th चैप्टर में, ये तो माइक्रो कंट्रोलर है, एप्लीकेशन थोड़ी ना है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट आर द इफेक्टिव स्टेजेस ऑफ IoT आर्किटेक्चर? IoT आर्किटेक्चर की इफेक्टिव स्टेजेस, इंटरनेट गेटवे, एज इंफॉर्मेशन, सेंसर एंड एक्चुएटर्स, डेटा सेंटर एंड क्लाउड एनालिसिस। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। IoT आर्किटेक्चर की कितनी स्टेज होती हैं? 4 स्टेज होती है। की थी हमने, तो 4 स्टेज है हमारी, हमने की भी थी। सबसे पहली स्टेज होती है सेंसर एक्चुएटर, दूसरी होती है हमारी, तीसरी होती है हमारी ये डेटा सेंटर, क्लाउड एनालिसिस, मतलब एज एनालिटिक्स जो हमने डेटा एक्विजिशन सिस्टम किया था। यानी अगर मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँ चीजें, तो 4 स्टेजेस थी। सबसे पहले थी सेंसर्स, एक्चुएटर्स, डेटा एक्विजिशन सिस्टम, एज एनालिटिक्स, क्लाउड एनालिटिक्स। ये 4 स्टेजेस हैं हमारी IoT आर्किटेक्चर की। पर ओपन IoT आर्किटेक्चर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 7। वो क्वेश्चन भी याद रखना है। Which type of IoT communication model is बाय डायरेक्शनल? बाय डायरेक्शनल का मतलब होता है ये,
दोनों डायरेक्शन में, टू वे। तो ऐसा कौन सा IoT कम्युनिकेशन मॉडल है जो बाय डायरेक्शन है, फुली ड्यूप्लेक्स है, एक्सक्लूसिव पेयर। पब्लिश सब्सक्राइब में 3 चीजें होती हैं हमने देखी, पब्लिशर, कंज्यूमर, ब्रोकर। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में होता है हमारे पास 2 क्लाइंट और सर्वर, पर वो बाय डायरेक्शनल होता भी है, पर क्या है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो क्या है 1 वे ज्यादा रहता है। लेकिन 2 वे फुल ड्यूप्लेक्स की भी बात हो रही है, तो फुल ड्यूप्लेक्स होता है हमारे पास एक्सक्लूसिव पेयर, ठीक है। फुल ड्यूप्लेक्स याद रखनी है चीज, माइनर सी चीजों से आंसर चेंज हो जाता है। IoT कम्युनिकेशन मॉडल जो बाय डायरेक्शनल है और फुली ड्यूप्लेक्स है, एक्सक्लूसिव पेयर। वो हाफ ड्यूप्लेक्स है, तभी वो आंसर नहीं आया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इन बार कोड सिस्टम के अंदर क्या होता है, लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग। बार कोड में क्या होता है, बार कोड दिखने में कैसा होता है, ऐसा कुछ लिखा होता है ना, बुक लेके आते हैं हम, बुक के पीछे ऐसा कोई बार कोड होता है, बार कोड रीडर भी होते हैं जो उसको रीड कर लेते हैं। तो ये वही बोल रहा है, बार कोड सिस्टम में क्या होती है, लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग। जैसे QR कोड होता है अपना, QR कोड के अंदर भी तो क्या होती है, QR कोड को भी तो रीड करता है ना रीडर। तो ऐसे ही बार कोड में लाइन ऑफ साइट्स होती हैं जो रीडिंग के लिए बहुत जरूरी है, तभी उनको रीड किया जाएगा, अगर ये नहीं होती। द वायरलेस नेटवर्क टाइप दैट प्रमोट IoT डिप्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज। अब हमें बताना है ऐसा कौन सा वायरलेस नेटवर्क का टाइप है जिससे IoT को इंडस्ट्रीज के अंदर प्रमोट किया जा रहा है, यानी ऐसा कौन सा वायरलेस नेटवर्क का टाइप है जिससे IoT को इंडस्ट्रीज में प्रमोट किया जा रहा है। सेलुलर है 2G से लेके 5G तक, ब्लूटूथ भी है, NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे नेटवर्क के ऐसे टाइप हैं और वायरलेस भी हैं जिनसे IoT को इंडस्ट्री में प्रमोशन की गई, कि उसको प्रमोट किया जा रहा है। आगे देखो बच्चे, विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ऐसा कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो M2M कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, MQTT। क्वेश्चन ध्यान से समझना, ऐसा कौन सा, पहली चीज तो एक क्वेश्चन यहीं से बन गया, पेपर में आ सकता है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। MQTT भी है, COAP भी है, पर पेपर में कोई और आ सकते हैं जो एप्लीकेशन के नहीं है। यानी क्या चीज पता चली, MQTT एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, M2M करवाता है, हमें पता चल गया, इन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, ऐसी जगह जो रेस्ट्रिक्टेड होती है वहां पर MQTT यूज होता है क्योंकि सिक्योर होता है। आगे आता है UART की फुल फॉर्म, मैंने बता दी थी, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। किसकी फुल फॉर्म है, UART। पर अगर आ जाए USART तो क्या करोगे, U की A की R की T की तो यही आएगी। S का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंक्रोनस वर्ड भी आ जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी कर भी चुके। द IoT टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज रिलेटेड टू, IoT में जो टेम्परेचर मॉनिटर किया जाता है वो किससे रिलेटेड है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ये भी होता है, एनालॉग से डिजिटल में भी कन्वर्ट किया जाता है, टाइम भी सेव करता है और रियल टाइम सिस्टम है, रियल टाइम में ही आउटपुट दे देता है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 54, the main security challenge to overcome to make IoT services available at low cost। मेन सिक्योरिटी चैलेंज बताना है जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं IoT सर्विसेज अवेलेबल, कि IoT की जो सर्विसेज हैं लो कॉस्ट में सबके लिए अवेलेबल हो। स्केलेबिलिटी का मतलब यही है कि इसका स्केल क्या रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्केलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 55, द रोल ऑफ पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग इन द IoT आर्किटेक्चर इज। अब बात आती है जो पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग है, पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग नाम से ही समझो पब्लिक, IoT आर्किटेक्चर में इसका क्या रोल है, इसका रोल है, ऑप्शन देख लेते हैं, नीड फॉर ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग। नहीं, ऑन प्रीमिसेस का मतलब क्या है, सपोज करो मैं ऑफिस में काम करूं तो जो सिर्फ ऑफिस में ही चले,
प्रीमिसेस के अंदर ही हो, पर पब्लिक तो प्रीमिसेस तो प्राइवेट हो गया ना, पब्लिक का मतलब क्या कि प्रीमिसेस से बाहर भी। तो क्या है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या रोल देती है? ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, रिमोट प्रोसेसिंग पावर, ये बिल्कुल सही है कि दूर रह के हम चीजों को प्रोसेस कर सकते हैं। सी एनहेंस इंटर डिवाइसेस कम्युनिकेशन, तो आंसर आ जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी कि इसकी हेल्प से हम दूर रह के प्रोसेस कर सकते हैं, इससे डिवाइसेस की जो आपस की कम्युनिकेशन होती है वो भी एनहेंस होती है, क्योंकि पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग होगी, पब्लिक लेवल। क्वेश्चन नंबर 56, IoT एनेबल्ड टेक्नोलॉजीज इंक्लूड, IoT एनेबल्ड टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, कि ये सारी चीजें IoT ऐसी टेक्नोलॉजी, मतलब कि ऐसी डिवाइसेस जिनमें IoT होती है उनमें ये सब होता है। एन IoT डिवाइस में नीड इंटरफेसेस फॉर, IoT की डिवाइस को इंटरफेसेस की जरूरत किसके लिए पड़ेगी? सेंसर्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑडियो वीडियो। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, इन सब के लिए IoT को इंटरफेसेस की जरूरत पड़ेगी। IoT क्या सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है? क्लाउड कंप्यूटिंग को करती है, डेटा एनालिटिक्स को करती है, ब्लॉकचेन को करती है। ये सारी टर्म्स हमने पढ़ रखी हैं तो समझ जाना इनको ये सपोर्ट करती है, क्योंकि IoT सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एन IoT प्रोटोकॉल डज नॉट इंक्लूड, IoT के प्रोटोकॉल में इनमें से क्या चीज इंक्लूड नहीं है? नेटवर्क इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर होती है, लिंक लेयर होती है, एप्लीकेशन होती है, सेशन लेयर प्रोटोकॉल। एन IoT प्रोटोकॉल सेशन लेयर नहीं है। IoT प्रोटोकॉल डज नॉट इंक्लूड, IoT प्रोटोकॉल क्या चीज इंक्लूड नहीं करता? हमने मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं ना, प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं कि वो क्या चीज इंक्लूड नहीं करता। IoT प्रोटोकॉल डज नॉट इंक्लूड, सेशन लेयर प्रोटोकॉल इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, आगे। An IoT device connect with other interfaces using connections which are, IoT की डिवाइस कनेक्ट विद अदर, IoT की डिवाइस दूसरे इंटरफेसेस के साथ कनेक्ट होती है, किसको यूज करके? वायर्ड और वायरलेस, या तो वो वायर के थ्रू कनेक्ट हो सकती है या वो बिना वायर के कनेक्ट हो सकती है। व्हाट इज WOT? WOT होती है वेब ऑफ थिंग्स। इसका यूज क्या है IoT में? इंप्रूव इंटरऑपरेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर IoT, IoT के लिए यूज होने वाली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं? ब्लूटूथ, वाईमैक्स, जिगबी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की थी हमने। व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग द सीरियल TTL सिग्नल्स? अब हमें बताना है जो हम TTL सिग्नल भेजते हैं या रिसीव करते हैं उसको लेकर क्या चीज बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। एटलीस्ट वन सीरियल पोर्ट, वहां पर एक ही सीरियल पोर्ट होनी चाहिए अगर हम TTL सिग्नल भेज रहे हैं, मल्टीपल नहीं होने चाहिए। कम्युनिकेट ऑन डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट पे ही कम्युनिकेशन होगा, जीरो पे हमने किया था आर्डिनो में 0 1 RX और TX, UART और USART, क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन की बात है। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। एक बार दोबारा देखो, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग द सीरियल, सीरियल मतलब जो हम सीरियल कम्युनिकेशन करवाते हैं। आर्डिनो वाले चैप्टर में हमने किया था RX पिन यूज होती है, TX पिन होती है, UART भी काम करता है, USART भी काम करता है सिग्नलिंग के। तो आंसर सीरियल पोर्ट कम से कम एटलीस्ट एक तो हो, मतलब ऐसा नहीं है कि एक भी ना हो, एक तो हो, तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। 64, व्हाट इज ESP8266 यूज्ड इन IoT? अब ये किसका नाम है? IoT में किसके लिए यूज होती है? लो कॉस्ट वाईफाई मॉड्यूल, वाईफाई मॉड्यूल का नाम है ये ESP8266। किसका नाम है ये? वाईफाई मॉड्यूल IoT की एप्लीकेशन में। अब आप लोग क्या यूज कर रहे हो? आपके पास आर्डिनो है, पर आप आर्डिनो के अंदर इनबिल्ट वाईफाई नहीं होता, आप आर्डिनो में वाईफाई का भी काम करवाना चाहते हो तो आप अलग से ESP8266 यानी ये वाईफाई मॉड्यूल अलग से खरीद कर लेकर आओगे, तब अलग से आप वाईफाई के फीचर्स उसमें डाल सकते हो आर्डिनो।
तो ये क्या है, लो कॉस्ट होती है, वाईफाई मॉड्यूल है ये। विच फीचर डिफाइन आईओटी, में से कौन सा फीचर है जो आईओटी को डिफाइन करता है, सेल्फ कन्फिगरिंग। सेल्फ कन्फिगरिंग का मतलब खुद से कन्फिगर करना, खुद से ही कन्फिगर करती है। IoT promote the creation of IoT terminal industry। IoT promote करती है किसकी क्रिएशन को, क्लस्टर्स, ज्यादा से ज्यादा क्लस्टर्स बने इंडस्ट्रीज के अंदर, जितने ज्यादा क्लस्टर्स होंगे उतना ही ज्यादा एडवांस चीजें आएंगी। IoT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हैज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, IoT के अंदर और क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसा रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ऐसा ही रिलेशनशिप किस किस के बीच में, IoT के बीच में और क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच में। IoT के मेजर कंपोनेंट्स, सेंसर्स, स्मार्ट एप्लीकेशंस, एक्चुएटर्स, हम सब जानते हैं। The IoT network that has a very short range, देखो क्या बात की जा रही है, IoT का नेटवर्क जिसकी शॉर्ट रेंज है, वैन लैन इनकी नहीं है, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। क्वेश्चन में ही आंसर। Which of the following challenge arises when we use many devices on the same night? देखो ऐसा कौन सा चैलेंज है अगर हम सेम नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। Which of the following challenge arise when we use many devices on the same network में बहुत सारी डिवाइस यूज कर रहे हैं। पावर कंजप्शन, पावर बहुत ज्यादा जाएगी, एक ही नेटवर्क से बहुत सारी डिवाइस पावर कंज्यूम होगी बहुत ज्यादा। हाउ पावर सप्लाई इज डन टू, रेस्पबेरी पाई भी एक माइक्रो कंट्रोलर है, एक बोर्ड है जैसे आर्डिनो यूनो। रेस्पबेरी पाई के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ, रेस्पबियन। तो यहाँ बोला है पावर सप्लाई कैसे दी जाती है रेस्पबेरी पाई को, यूएसबी कनेक्शन के थ्रू। आर्डिनो में तो क्या होता है, बैरल जैक होता है, पावर जैक होता है, तो यहाँ पर यूएसबी के थ्रू ही इसको पावर दी जाती है। यूएसबी के थ्रू उसको भी पावर मिलती है, तभी तो वो ऑन होती है जब हम उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, पर अलग से पावर अगर देनी है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया भाई, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। डीएनएस रन ओवर, डीएनएस कौन सी पोर्ट पे काम करता है, पोर्ट नंबर 53, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर, तो किस पे काम करता है ये, पोर्ट नंबर 53 पे काम करता है। ये पोर्ट वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी से याद कर लो भाई, डीएनएस का भी आ सकता है, एमक्यूटीटी का भी आ सकता है, ठीक है। पोर्ट वाले क्वेश्चन पता होने चाहिए। द डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल, हमें बताना है ऐसा कौन सा एक फिजिकल पाथ है जिससे होकर मैसेज जाता है। इजी सा क्वेश्चन है, मीडियम, माध्यम, माध्यम क्या मैसेज जाने का। द डैश इज द फिजिकल पाथ, ऐसा कौन सा फिजिकल पाथ है जिससे होकर मैसेज जाता है, मीडियम। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट फ्लेवर ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैन बी यूज्ड टू हैव वन आईपी एड्रेस, ऐसा कौन सा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का फ्लेवर है जिसमें एक आईपी एड्रेस अलो मैनी यूजर, बहुत सारे यूजर को परमिशन दे देता है टू कनेक्ट टू द ग्लोबल इंटरनेट, कि वो ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। PAT, पैट, पैट बोल देते हैं इसको। पैट एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है जिसको यूज किया जाता है कि अगर आप एक आईपी एड्रेस के साथ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहो तो एक होता है पैट, एक होता है नेट। हाँ ये लिखूंगा, पैट नेट, ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होते हैं, बहुत डीप टॉपिक होते हैं, पर अभी उनमें नहीं जाना, अभी हमें किस में जाना है। पैट का काम क्या है, इससे हम एक आईपी एड्रेस से बहुत सारे यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि वो ग्लोबल लेवल पे इंटरनेट यूज कर सके पूरे ग्लोब में। हम लोग करते हैं यहाँ बैठे बैठे अपने फॉरेन कंट्री के दोस्त के पास कॉल करते हैं इंटरनेट यूज करके, तो वो पैट के थ्रू हो रहा है। A set of rules that govern data communication, set of rules, प्रोटोकॉल्स को बोलते हैं जिनसे कम्युनिकेशन होती है। प्रोटोकॉल्स ऐसे रूल्स का सेट है जिससे कम्युनिकेशन होती है दो डिवाइसेस के बीच में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी तभी बताएंगे क्या ट्रू है। एन आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स ईच ऑफ विच कैन बी अ नंबर फ्रॉम 0 to, ये भी पता होना चाहिए आपको, ये बिल्कुल सही है।
एक आईपी एड्रेस के अंदर 4 बाइट होती हैं, जिनमें से उस आईपी एड्रेस का नंबर 0 से लेकर 255 की रेंज में कुछ भी हो सकता है। फॉर ब्राउजिंग और सेंडिंग एन ईमेल एंड आईपी एड्रेस असाइंड टू द कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। बहुत सही है। अगर आप ईमेल भेज रहे हो, आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा कंप्यूटर को। हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर, और हर कंप्यूटर का यूनिक होता है। तो आंसर नंबर डी राइट। ऑल जितने भी ऑप्शन है 3 के 3 सभी सही है। ठीक है, जैसे IPv4 का भी पता होना चाहिए आपको, IPv6 का भी पता होना चाहिए, और मैक, इन तीनों की एड्रेस लेंथ बाद में डिस्कस करेंगे, क्या पता आगे आ भी जाए, वैसे आप लोगों को पता है। Which layer link the network support layer and user support layer? ऐसी कौन सी लेयर है जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर को आपस में जोड़ती है? डेटा लिंक लेयर। ये क्या करेगी? नेटवर्क लेयर को और यूजर सपोर्ट, जो हमारी फिजिकल लेयर है, उसको लिंक करने का काम करती है। Which of this is not a class of IP address? देखो आईपी एड्रेसेस की भी क्लासेस होती है, क्लास A, B, C, तो इनमें से बतानी है कौन सी क्लास नहीं है। क्लास G आईपी के अंदर नहीं होती। आगे आता है, अब ये मत समझ लेना मैम क्लास ये समझ नहीं आ रहा। जो क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं ना पता नहीं अलग से, उनको एज इट इज याद करो, क्योंकि बच्चे इनके इंटरनल अगर हम वर्किंग देखेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इसके लिए आप लोगों को थ्योरी क्लासेस अच्छे से लगानी थी या लगाई है तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं लगाई तो वो लगाना जरूरी है उसके लिए। TCP/IP मॉडल, सॉरी, TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड डैश द OSI मॉडल। TCP/IP मॉडल OSI मॉडल से पहले आया या बाद में आया? प्रायर टू। प्रायर का मतलब पहले आया, आफ्टर नहीं आया, यानी इस चीज की क्लैरिटी रखो। TCP/IP मॉडल आया था पहले, इसके बाद आया OSI मॉडल। TCP/IP मॉडल में 4 लेयर और इसके अंदर 7 लेयर, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो TCP/IP मॉडल कब डेवलप किया था? प्रायर टू का मतलब होता है पहले। किससे पहले? OSI मॉडल से। अगर यहाँ आ जाता OSI मॉडल वाज डेवलप्ड द TCP/IP, तो आप लिखते आफ्टर। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है कि किस पर्सपेक्टिव से दिया गया है। आगे आता है 81, HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट बाय एस्टेब्लिशिंग अ डैश। HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और वो रिक्वेस्ट एस्टेब्लिश होती है डैश कनेक्शन टू ए पर्टिकुलर पोर्ट ऑन द सर्वर। वो जो उसकी रिक्वेस्ट है वो कनेक्ट होती है किसके थ्रू? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हम अच्छे से जानते हैं TCP एक ऐसा प्रोटोकॉल है, क्लाइंट और सर्वर अगर आपस में बातचीत कर पाते हैं TCP/IP के, तो TCP ही वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाता है, कनेक्शन सेटअप करवाता है, तभी कम्युनिकेशन। Multicast address in IPv4 are those that start with the pattern। Multicast जो एड्रेस है IPv4 के अंदर वो किससे स्टार्ट होता है? 1110। इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। मल्टीकास्ट एड्रेसिंग अगर हमें IPv4 में करनी है तो उसकी स्टार्टिंग होती है 111 एंड 0 से। 83, ट्रांसमिशन मोड्स यूज्ड इन FTP। FTP के अंदर कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज होता है? स्ट्रीम, कंप्रेस, ब्लॉक, 3 के 3 यूज होते हैं। FTP में डेटा को ट्रांसमिट करने के मोड, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि जो फाइल्स ट्रांसफर की जाती हैं क्लाइंट सर्वर के बीच में, उसके लिए जो मोड यूज होते हैं वो कौन से मोड है? ठीक है, स्ट्रीम मोड में, ब्लॉक मोड में भी होती है, कंप्रेस जिप फाइल होती है, तो ये मोड है। Which protocol is used to link all then devices on the IoT? IoT में सभी डिवाइसेस को लिंक करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? TCP/IP प्रोटोकॉल। Which of the following is not a TCP/IP layer? इनमें से कौन सी TCP/IP की लेयर नहीं है? सेशन लेयर। TCP/IP लेयर क्यों नहीं है? सेशन लेयर पता है ना, 4 लेयर होती है उसमें, और वो 4 लेयर कौन सी होती हैं? जो सेशन लेयर होती है ना, सेशन लेयर का काम एप्लीकेशन लेयर में ही होता है TCP/IP में। और बाय डिफॉल्ट अगर किसी लेयर की बात की जा रही है ना कि ये लेयर IoT में नहीं होती, तो बाय डिफॉल्ट वो TCP/IP मॉडल की बात कर रहा है, जैसे पीछे बोल रहा था वो।
कोई मॉडल नहीं बता रखा था, उसमें भी सेशन ही आंसर हमने किया था। बाय डिफॉल्ट टीसीपी आईपी मॉडल की बात अगर बता दिया तो उसके भी हाफ पे आंसर लगाओगे, नहीं बताया तो टीसीपी आईपी के भी हाफ पे बताओगे, क्योंकि टीसीपी आईपी में ओएसआई की पहली 3 लेयर का काम एप्लीकेशन लेयर ही करती है। Which protocol interact asynchronously over UDP? UDP के साथ asynchronously, कौन सी asynchronously तो समझ गए ना, UART, USART हमने किया था, synchronously, asynchronously, तो वही हाफ ड्यूप्लेक्स की बात की जा रही है। UDP के साथ हाफ ड्यूप्लेक्स का काम कौन सा प्रोटोकॉल करवाएगा? COAT, ठीक है। In IoT transport layer setup connection with shake acknowledgement using, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। IoT में जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है अपनी, वो कनेक्शन सेटअप करती है, यानी वो हैंडशेक। 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन आ जाए IoT में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है हैंडशेक होता है, एक्नॉलेजमेंट को यूज किया जाता है, तो आंसर आएगा टीसीपी। पर अगर आ जाए हैंडशेक नहीं होता और एक्नॉलेजमेंट को यूज नहीं करता यानी नो, तो आंसर आ जाएगा यूडीपी। इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। टीसीपी हैंडशेक करता है, एक्नॉलेजमेंट को यूज करता है, यूडीपी एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं करता। यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। Which of the following is an established set of rules that determine how data is transmitted between different devices in the same network? अब बात की है इनमें से कौन सा ऐसा सेट ऑफ रूल्स, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो ये बताता है कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा अलग अलग डिवाइसेस के बीच में? नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब यहाँ स्पेसिफिक किसी प्रोटोकॉल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बोला ऐसे कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं जो अलग अलग डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिट करने में मदद करेंगे? नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है ये सारे किस में आते हैं? नेटवर्क प्रोटोकॉल में ही तो आते हैं। तो यहाँ नेटवर्क प्रोटोकॉल की डेफिनेशन की बात की जा रही है, तो कहीं यहाँ पर भी टीसीपी आईपी लगा दो। इन द IoT सिक्योर सेल क्या है? सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल है, SSH, सिक्योर शेल। अब बोलोगे H, इस SH को ही ऐसे लिखा गया है, ये एक सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल है। IP एड्रेस ऑफ ए पैकेट इज नॉर्मली एनालाइज्ड बाय, जो पैकेट का IP एड्रेस होता है उसको नॉर्मली कौन एनालाइज करता है? राउटर। IP को एनालाइज करने का काम किया जाएगा राउटर के द्वारा। TCP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये ऑलरेडी आपको पता है। इन विच फॉर्म डेटा ट्रांसफर्ड इन नेटवर्क लेयर, कौन सी फॉर्म में नेटवर्क लेयर में डेटा ट्रांसफर होता है? पैकेट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, ये तो हमें पता है ना, पैकेट्स की फॉर्म में डेटा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 93, विच टाइप ऑफ केबल हैज ग्लास सेंटर कोर, कौन सी ऐसी केबल है जिसके सेंटर में ग्लास होता है, कांच होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल। सारे अगर बच्चे आप लोगों ने IoT की मेरी थ्योरी की क्लासेस अच्छे से लगा रखी है ना, तो ये क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ लगा रखे हैं, अच्छे से अगर लगा रखी है और अच्छे से अगर हमारी चैप्टर वाइज MCQ सीरीज देख रखी है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान है। आपको ऐसा लग रहा होगा जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा है कि हाँ ये तो सारी चीजें वही आ रही है, फाइनल पेपर में भी ऐसे ही मिलेगी आपको, तो ये अच्छे से समझ लो, ये निचोड़ है सारा अपना IoT का, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ MAC एंड IPv6? मैंने बताया था MAC एड्रेस की स्टैंडर्ड लेंथ होती है 48, किसकी बात की जा रही है? 48 बिट। IPv6 की 128 बिट, पर IPv4 की कितनी होती है? 32 बिट। ये तीनों तो भाई पक्का याद रखना। IP एड्रेस हमारे, जो IP एड्रेस होता है ये हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है, लेकिन जो MAC एड्रेस होता है अपना MAC, ये फिजिकल एड्रेस होता है, NIC के ऊपर होता है जो हमारे CPU में मदरबोर्ड के अंदर, तो ये वो है। डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करती है? सिक्योरिटी फीचर्स ऑन UDP। डेटाग्राम से ही समझ लो UDP की बात हो रही है। क्यों? UDP की फुल फॉर्म क्या होती है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल।
तो जो डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है वो किसके लिए सिक्योरिटी के फीचर्स देगी? यूडीपी के लिए। 96 Which address schemes are used by IP4 and IP6? 32 बिट 128 बिट। The major characteristic on which OSI and TCP/IP model differ। ऐसी मेजर कोई कैरेक्टरिस्टिक बताओ जिससे OSI और TCP मॉडल एक दूसरे से अलग है। बोथ ए एंड बी। OSI मॉडल इज इंडिपेंडेंट जेनरिक, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है। TCP/IP इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट क्यों बोला? OSI मॉडल में 7 लेयर और 7 की 7 लेयर इंडिपेंडेंट है, किसी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटीज द डिलीवरी, दोनों ही डिलीवरी की गारंटी देते हैं, तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। Which service provide dynamic IP addressing to clients? देखो यहाँ पर बात की जा रही है डायनामिक। स्टैटिक IP होता है जो फिक्स होता है, जो हमें लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। डायनामिक एड्रेसिंग, क्लाइंट को डायनामिक जो चेंज होता रहे। डायनामिक एड्रेसिंग की सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? DHCP डायनामिक एड्रेसिंग प्रोवाइड करेगा। कौन? DHCP। This layer is an addition to OSI model when compare। TCP/IP मॉडल में तो वो लेयर नहीं है, पर OSI मॉडल में वो है। ऐसी कौन सी लेयर है? सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। ये दोनों TCP/IP में नहीं है, क्योंकि ये दोनों TCP/IP की एप्लीकेशन लेयर में है, मतलब कि इनका काम एप्लीकेशन लेयर में ही है। ठीक है। Which of the size of packet? IPv6 का साइज कितनी बार रिपीट हो गया? देखो 128 बिट। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की रिवीजन हम कर चुके हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये 100 क्वेश्चन भी आप लोग ऐसे बिल्कुल ऊँगते ऊँगते कर रहे हो, नहीं। एक्टिव चाहिए मेरे को हर बच्चा। 100 क्वेश्चन अगर अभी लग रहा है कि नहीं आगे तो बहुत ज्यादा जा रहे हैं, मुझे याद नहीं हुए, बैक जाओ वापिस से 100 के 100 क्वेश्चन दोबारा देखो, लेकिन अच्छे से देखो। एक एक क्वेश्चन के साथ जो फुल फॉर्म, जो अलग चीजें बताई है, नोट डाउन करो बच्चे, तभी अच्छे से याद होंगी आप लोगों को। क्योंकि मैंने बोला है IoT का महायुद्ध, यानी 200 MCQs की सुपर रिवीजन। आगे स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चन से। द नेटवर्क लेयर विच हार्डवेयर डिवाइस, जो हमारी नेटवर्क लेयर है उसमें कौन सी, उसमें तो सारी हार्डवेयर डिवाइस आएंगी। राउटर आएगा, ब्रिज आएगा, स्विच आएगा, इसके अलावा हब आएगा। जितने भी नेटवर्क के हार्डवेयर डिवाइस हैं वो सारी किसमें आएगी? नेटवर्क लेयर। स्टोचैस्टिक कंट्रोल सिस्टम, जो हमारा स्टोचैस्टिक कंट्रोल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होती है? फीडबैक विद अननोन रैंडम एक्शन। पॉजिटिव फीडबैक भी होती है, नेगेटिव फीडबैक भी। हमने कंट्रोल सिस्टम किया था एक हमने कंट्रोल सिस्टम किया था ओपन लूप, एक किया था क्लोज लूप। ओपन लूप में फीडबैक नहीं होता, क्लोज लूप में फीडबैक होता है। अब बात आती है स्टोचैस्टिक कंट्रोल सिस्टम, जिसमें फीडबैक होती है 3 तरह की। एक फीडबैक कहीं से भी रैंडमली आएगी, पॉजिटिव फीडबैक और एक रैंडम फीडबैक। ठीक है। व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? नाम से ही समझ आ रहा है, कंट्रोल सिस्टम जो डिवाइसेस के बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, कंट्रोलिंग के काम करेगा। कंट्रोल सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच द आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द इनपुट। आउटपुट को कंट्रोल किया जाएगा इनपुट को देखते हुए। मैंने ऑटोमेटिक टोस्टर में इनपुट डाल दी कि मेरा टोस्टर का टेम्परेचर 32 हो जाए, 78 हो जाए, कितना भी लगा लो, मतलब समझने के लिए 78 हो जाए तो उसको रोक देना, बंद कर देना। तो वो क्या है, जैसे ही 78 होगा उसको रोक देगा। तो यानी कंट्रोल कर रहा है वो इनपुट। 60 होगा तो नहीं रोकेगा, 77 होगा तो भी नहीं रोकेगा, 78 हो जाएगा तो रोकेगा। इनपुट पे डिपेंड करेगा आउटपुट क्या आएगी, वो होता है कंट्रोल सिस्टम। स्पेसिफिक होता है ये क्लोज में। द नेटवर्क लेयर इज कंसीडर एज द डैश ऑफ द IO। जो हमारी नेटवर्क लेयर है वो OSI मॉडल की क्या है? बैकबोन। क्योंकि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है वो नेटवर्क लेयर में ही है, उनके बिना कनेक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है। बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। कौन? नेटवर्क लेयर। किसकी? OSI मॉडल की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम
ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? सारे आरटी लाइनेक्स, विंडो, वीएक्स वर्क्स, ये सारे के सारे क्या हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट प्रोसेसिंग साथ के साथ आउटपुट, फालतू का कोई टाइम नहीं लेगा। मैनुअल कंट्रोल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ओपन लूप। मैनुअल को ओपन लूप भी बोलते हैं और जो अपना क्लोज लूप होता है इसको ऑटोमेटिक बोलते हैं। ये हमने थ्योरी क्लासेस में भी किया, ये याद रखना। ओपन लूप का मतलब क्या है? जिसमें हमें आउटपुट कभी भी हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलेगी, हमें मैनुअली सारे काम करने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक यानी कुछ भी नहीं है, पर क्लोज में सारी चीजें ऑटोमेटिक काम करती हैं। Which protocol is used to link all the devices? देखो दोबारा से आ गया TCP/IP। जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं ना, इसका मतलब कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो IoT की डिवाइसेस को लिंक करने का काम कौन करता है? TCP/IP। सेम अगला क्वेश्चन, नेटवर्क लेयर डेटा ट्रांसफर कौन किसकी फॉर्म में होता है? पैकेट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। ये तो चीजें बस आप लोग टिप्स पे कर लो बच्चे। विच टाइप ऑफ केबल, ये दोबारा आ गया। सेंटर कोर किसमें होता है? फाइबर ऑप्टिक के अंदर होता है। आगे आता है द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच, ऐसा कौन सा मेथड है कम्युनिकेशन का जिसमें ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन? ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें ट्रांजैक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम? देखो कम्युनिकेशन होती तो दोनों डायरेक्शन में, पर एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में होती है। यानी कि ये बात कर रहा है, ये डाटा जब जा रहा है ना यहाँ से, तो ये आएगा नहीं, ये यहाँ वेट करेगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये चलेगा। यानी कम्युनिकेशन तो बाय डायरेक्शनल है, पर एक टाइम पे नहीं, अलग अलग टाइम पे। इसको बोला जाता है हाफ डिप्लेक्स। पर अगर एक ही टाइम पर हो जाए, जा भी रहा है और आ भी रहा है, उसको हम बोल देते हैं फुल डिप्लेक्स। पर यहाँ पर बात की जा रही है सेम टाइम पर नहीं, अलग अलग टाइम, हाफ डिप्लेक्स। ब्रेड टोस्टर किसका एग्जाम्पल है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल आता है भाई पेपर में, और ये बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन। जो ब्रेड टोस्टर है, अब हमारे घर में जो टोस्टर होता है, आप प्लग लगा देते हो, जब तक आप बंद नहीं करते बटन, ब्रेड जल जाए चाहे, ऐसे ही होता है। हमें मैनुअली बंद करना पड़ता है, और मैनुअली अगर काम करना पड़े तो वो कौन सा होता है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। डैश एनेबल ओपन एप्लीकेशन लेयर फॉर कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट की बात आ गई, मैंने आपको बताया था कॉन्स्ट्रेंट किसके लिए यूज होता है? कोप के लिए। बताया था मैंने आपको कि कॉन्स्ट्रेंट किसके लिए यूज, IETF कोप, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखोगे तो आंसर उसी में से मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम क्या है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, डिलीवरी करना किसकी? डेटा की, पैकेट्स की डिलीवरी करना प्रोसेस से प्रोसेस। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ बैंडविड्थ फॉर ए गुड कंट्रोल? बैंडविड्थ कैसी होनी चाहिए एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम की? बैंडविड्थ होता है कितनी ट्रैफिक आ रही है, तो एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम के लिए बैंडविड्थ का नेचर कैसा होना चाहिए? लार्ज। जितनी ज्यादा ट्रैफिक आएगी उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी किसी भी चीज की, तो लार्ज बैंडविड्थ होनी चाहिए। Which of the following is false about the, अब हमें ये बताना है इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो मैनेट IoT नेटवर्क के लिए बिल्कुल गलत है? MA नेट के लिए इट इज अ सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क, हमें बताना है गलत कौन सा है। ये तो सही है, सेल्फ, ये MA नेट क्या है? एक ऐसा नेटवर्क जो खुद से ही कॉन्फ़िगर हो जाता है। इट हैज ए लो डेटा रेट, उसकी डेटा रेट बहुत कम होती है। इट डज नॉट हैव एनी इंक्रिप्शन, इसके अंदर कोई इंक्रिप्शन नहीं है। पावर इज रेडीली अवेलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स, आंसर आ जाएगा ये चीज बिल्कुल गलत है। ये बोल रहा है कि पावर इज रेडीली अवेलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स, की जो बहुत मुश्किल वाली सिक्योरिटी होती है उसमें पावर रेडी रहती है, पर ऐसा नहीं है, इसमें रेडी नहीं रहती। तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को साथ में क्या बोलते हैं? नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, साथ में इसको मैनुअल भी बोल देते हैं। क्लोज्ड को क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक और फीडबैक, क्योंकि उसमें फीडबैक सिस्टम होता है। मेनली रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड फॉर, रियल टाइम सिस्टम किसके लिए यूज्ड होते हैं? यूज्ड फॉर रियल टाइम इंटरेक्टिव, रियल टाइम
रियल टाइम इंटरेक्टिव यूजर्स के लिए, जो यूजर रियल टाइम काम करवाना चाहते हैं, इंटरेक्टिव। Which of the following is not an IoT device? इनमें से IoT की डिवाइस कैलकुलेटर नहीं है। IoT की डिवाइस वो सारी होंगी भाई जो स्मार्ट होंगी, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन सेंसिटिविटी इज मिनिमम इन, फीडबैक का इफेक्ट बिल्कुल कम होता है किसके अंदर, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक होती ही क्लोज लूप में, इफेक्ट तो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, फीडबैक होती किसमें है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के। द आउटपुट ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ, जो आउटपुट होती है कंट्रोल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में वो कैसी होती है, इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल। मैंने पहले ही बताया था जो आउटपुट निकल के आएगी वो इनपुट हमने क्या दिया उसके बिहाफ पे आएगी। मान के चलो मैंने 70 टेम्परेचर सेट किया, प्रोसेसिंग हो गया 60 टेम्परेचर हो गया, पर 60 फीडबैक सिस्टम ने देखा 60 तो इनपुट में नहीं दे रखा, दोबारा प्रोसेसिंग होएगी, जब तक 70 नहीं होगा तब तक आउटपुट नहीं आएगा। तो इनपुट और फीडबैक सिग्नल पे चीजें डिपेंड करती हैं। इन IoT आर्किटेक्चर द डैश लेयर कलेक्ट डेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कौन सी लेयर डेटा एनवायरनमेंट से कलेक्ट करती है, परसेप्शन लेयर, और परसेप्शन लेयर में होते हैं हमारे सेंसर्स, एक्चुएटर्स। डेटा कौन सेंस करता है, सेंसर्स, ठीक है। फिर से वही बात, थ्योरी क्लासें अच्छे से अटेंड किया तो ये चीज आप अच्छे से जानते हैं, पर अगर वो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने थ्योरी क्लासें नहीं अटेंड की तो आप लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चे उसको अच्छे से समझ लो जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इट इज कंट्रोल सिस्टम दैट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट, सीसो। सीसो का मतलब सिंगल इनपुट और सिंगल ही आउटपुट। क्वेश्चन में क्या है, वन इनपुट वन आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। MIMO होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ठीक है। तो सिंगल की बात आई तो सिंगल आ जाएगा सीसो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आउटपुट रिस्पॉन्स एंड इनपुट सिग्नल इन क्लोज लूप, क्लोज लूप में जो आउटपुट और इनपुट रिस्पॉन्स का आपस का जो रिलेशन है वो कैसा होता है, लीनियर, वो लीनियर रिलेशन होता है, ठीक है। What translate IP एड्रेस इनटू मैक एड्रेस, IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कौन कन्वर्ट करता है, ARP शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है, फुल फॉर्म आई है तो बहुत अच्छी बात है। IP एड्रेस को मैक में कन्वर्ट करता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ARP भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट। IP को मैक में कन्वर्ट करने का काम ये करेगा। मल्टीपल सिग्नल एज इनपुट कैन बी यूज्ड इन विच सिस्टम, मल्टीपल सिग्नल किसके अंदर होते हैं, फीडबैक में। मल्टीपल सिग्नल क्यों है, जब तक आउटपुट इनपुट से मैच नहीं करेगी तब तक सिग्नल देता रहेगा, फीडबैक सिग्नल देता रहेगा, प्रोसेसिंग होती रहेगी, तो आ जाएगा फीडबैक सिस्टम। डैश डज नॉट प्रोवाइड रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा एंड टू एंड कम्युनिकेशन, रिलायबल भरोसेमंद एंड टू एंड कम्युनिकेशन नहीं देता। UDP क्यों नहीं भरोसेमंद देता, क्योंकि ये हमें डेटा की डिलीवरी की गारंटी नहीं देता जैसे TCP देता है। अगर पूछ लिया जाए रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन यानी गारंटी देता है TCP, पर UDP नहीं देता। What are the function of the transport layer, ट्रांसपोर्ट लेयर के क्या फंक्शन है, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनिंग बता रखी है, ये मल्टीप्लेक्स करता है चीजों को, जिस टाइम पे डेटा भेजता है तो मल्टीप्लेक्स करता है, लेता है तो डीमल्टीप्लेक्स कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ए मॉडर्न, जो अभी मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम है उसका फीचर क्या नहीं है, नो ऑसिलेशन, उसमें कोई ऑसिलेशन नहीं होती, पावर लेवल अच्छा होता है, रिस्पॉन्स अच्छा होता है, क्विक होता है, एक्यूरेसी होती है, पर ऑसिलेशन वाला सिस्टम उसमें नहीं होता। In a stable control system, backslash can cause which of the following, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम है, बैकस्लैश से क्या हो जाएगा, पुअर स्टेबिलिटी एट रिड्यूस वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन, रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि पुअर रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। किसकी बात की जा रही है, ये
स्टेबल कंट्रोल सिस्टम के अंदर अगर आप बैक स्लैश डाल देते हो। द डिफरेंस इन एन ओपन लूप एंड क्लोज, ओपन में और क्लोज में किस चीज का किसके बिहाफ पे डिफरेंस होता है? फीडबैक, स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। फीडबैक से तो सबसे बड़ा, स्टेबल कौन कितना है? क्लोज स्टेबल है, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें फीडबैक है, बार बार प्रोसेसिंग होती रहती है। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 31, सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय विच लेयर, कौन सी लेयर सिक्योरिटी के बेस्ड कनेक्शन प्रोवाइड करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शन हमें प्रोवाइड करवाएगी। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज बेसिकली लो पास फिल्टर, जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है वो कैसा है? लो पास फिल्टर, जो फिल्टरिंग करेगा बिल्कुल लो पास बेस्ड करेगा। यूजिंग विच मेथड इन ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा इंटीग्रिटी कैन एंश्योर, ऐसा कौन सा मेथड यूज करें ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर की डेटा इंटीग्रेटेड रहे? चेकसम, ये एक मेथड होता है, मेथड्स की बात की जा रही है। चेकसम ऐसा मेथड है जिससे इंटीग्रिटी डेटा की बनी रहती है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, एंश्योर हो जाती है कि डेटा इंटीग्रेट रहेगा, श्योरिटी मिल जाती है। देखो ओपन लूप सिस्टम के एग्जांपल है ये सारे, इंपॉर्टेंट है ये। ट्रैफिक लाइट टोस्टर, ट्रैफिक लाइट टेम्परेचर कंट्रोलर, ट्रैफिक लाइट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये सारे के सारे, क्योंकि इनमें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी किसमें आएगी? ओपन लूप में आएगी। ये मत बोल देना कि मैम आगे ऑटोमेटिक है तो ये ओपन में क्यों आएगी? क्योंकि बच्चे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक कितनी ही हो, अगर दाग बिल्कुल पक्का है वो नहीं निकाल पाएगी बेचारी, और दाग नहीं निकला हम तो सेटिस्फाई होते ही नहीं है। पर हम जिस चीज से सेटिस्फाई होते हैं वो होती है ऑटोमेटिक, वो वाली ऑटोमेटिक। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं? ओपन लूप सिस्टम के। विच टाइप ऑफ IoT कम्युनिकेशन मॉडल इज, ऐसा कौन सा मॉडल है जो बाय डायरेक्शनल है और फुल ड्यूप्लेक्स है? एक्सक्लूसिव पेयर। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमारा क्या होता है? हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, पहले भी आया था ये क्वेश्चन। इन ए कंट्रोल सिस्टम आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज गिवन टू, आउटपुट किसको दी जाती है? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को, फाइनल जो लास्ट कंट्रोल एलिमेंट होगा आउटपुट उसी को दी जाएगी। द सेंसर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, सेंसर को किसके बिहाफ पे क्लासिफाई, उसके टाइप्स किसके अकॉर्डिंग निकाले गए हैं? फंक्शन के अकॉर्डिंग सेंसर के अलग टाइप्स होते हैं, आउटपुट के अकॉर्डिंग उसके अलग टाइप होते हैं, जैसे एनालॉग सेंसर, डिजिटल सेंसर। फंक्शन के अकॉर्डिंग जैसे हम करते हैं एक्टिव सेंसर, पैसिव सेंसर। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कुछ और होते हैं। तो सेंसर को क्लासिफाई किया जाता है तीनों के बेसिस पे, तो ऑल ऑफ द अबव। विच सेंसर इज LM35, हमने किया था अपने थर्ड चैप्टर में। LM35 अपना कौन सा सेंसर है? टेम्परेचर सेंसर। द आउटपुट ऑफ एनालॉग सेंसर, हमेशा एनालॉग सेंसर की आउटपुट कैसी रहेगी? एनालॉग। डिजिटल सेंसर की कैसी रहेगी? डिजिटल। आउटपुट डिजिटल सेंसर की डिजिटल। 140 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चे। डैश कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल कनेक्टेड एट 2 पॉइंट, ऐसी कौन सी चीज है जो दो अलग अलग मेटल कनेक्टेड होते हैं 2 पॉइंट पे? एक ये पॉइंट है, एक ये, दोनों पॉइंट पे अलग अलग मेटल होते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोकपल, जिसके दोनों पॉइंट पे अलग अलग मेटल कनेक्टेड होते हैं। विच डिवाइस मेजर गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिक्विड को मेजर करना है या गैस को मेजर करना है? कौन सा सेंसर होता है? प्रेशर सेंसर को यूज किया जाता है गैस को मेजर करने के लिए, लिक्विड को मेजर करने के लिए। सेंसर इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, सेंसर कितना इफेक्टिव है या नहीं है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? उसकी रेडिएशन पे, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी रेजिस्टिविटी, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। एलडीआर सेंसर, एलडीआर की फुल फॉर्म होती है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। एलडीआर सेंसर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फोटो कंडक्टिविटी। लाइट डिपेंडेंट, लाइट के ऊपर डिपेंड होता है, फोटो कंडक्टिविटी इसका प्रिंसिपल होता है। मोस्ट सेंसर हैव व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफर, ज्यादातर जो सेंसर होते हैं उसमें किस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन होता है? लीनियर तरह का फंक्शन होता है, नॉन लीनियर इंफिनिटी वगैरह नहीं होता। ठीक है, आगे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल, ये हो चुका है।
IoT की डिवाइस में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एनवायरनमेंट में से डेटा कैप्चर करेगा? सेंसर। MQ135 कैसा सेंसर है? गैस सेंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। MQ135 ये सेंसर का नाम है। कौन सा सेंसर है ये? गैस सेंसर। और ऐसे ही आपको पता होना चाहिए DHT11, DHT22 ये कौन से सेंसर है भाई? अपने टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। व्हाट इज द यूज ऑफ द IR सेंसर? IR का मतलब क्या होता है? इंफ्रारेड रेडिएशंस। क्या यूज होता है IR सेंसर का? ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना। IR सेंसर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। इनविजिबल रेज होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एन LDR सेंसर एप्लीकेशन? इनमें से कौन सा LDR सेंसर एप्लीकेशन का एग्जांपल है? स्ट्रीट लाइट, लाइट इंटेंसिटी मीटर, क्लॉक। क्लॉक कौन सा? सिंपल क्लॉक नहीं, डिजिटल क्लॉक की बात की जा रही है जिसमें लाइट होती है, रेड कलर की लाइट देखी होगी, ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स में LDR होता है। लाइट इंटेंसिटी जो मीटर होते हैं उनके अंदर होता है। द स्मॉलेस्ट डिफरेंस दैट अ सेंसर कैन डिटेक्ट, मतलब वो छोटे से छोटा डिफरेंस जिसको सेंसर डिटेक्ट कर लेता है उसको बोला जाता है रिजोल्यूशन। वो छोटी से छोटी यूनिट जिसको सेंसर डिटेक्ट करता है क्या होती है? रिजोल्यूशन। 151, इन ए कैपेसिटिव टाइप ह्यूमिडिटी सेंसर हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फेलियर हैव यू सीन? 4। यहाँ बात की जा रही है जिसको आपको याद करना है, ऐसा कौन सा ह्यूमिडिटी का ऐसा कौन सा टाइप है, ऐसा कौन सा कैपेसिटिव टाइप है ह्यूमिडिटी सेंसर का जिसमें हमने कितने टाइप के फेलियर देखे? ये चीज याद रख लो, जो कैपेसिटिव टाइप ह्यूमिडिटी सेंसर उसमें 4 टाइप के फेलियर होते हैं। दैट्स इट। व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस LM35 फॉर कोरस्पॉन्डिंग? अब ये हमें पता करना है एज ए आउटपुट वोल्टेज। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको वो फॉर्मूला आता है तो आप इसका आंसर बता सकते हो, अगर नहीं पता तो नहीं बता सकते। देखिए यहाँ पर बोला टेम्परेचर बताना हमें LM35 सेंसर का सेल्सियस में, जबकि हमें क्या दे रखी है? वोल्टेज दे रखी है। चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। वोल्टेज है हमारे पास 270, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला देखिए, वोल्टेज 270 है हमारे पास। टेम्परेचर अगर हमें किस में निकालना है? सेल्सियस में। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन ऑफसेट वोल्टेज होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्केल फैक्टर से, जो कि यहाँ पर 10 है। तो 270 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 27, ठीक है। तो हमारा आंसर कैसे आया? हमने क्या किया, जो ऑफसेट वोल्टेज गिवन है उसको स्केल फैक्टर से डिवाइड कर दिया। स्केल फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर सेंसर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो आप, ठीक है। आगे देखो, हाउ मेनी टर्मिनल डज द MQ2 गैस सेंसर? MQ2 गैस सेंसर में कितने टर्मिनल होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ वी सप्लाई अ वोल्टेज ऑफ, क्या हो जाएगा अगर हम 25 वोल्टेज सप्लाई कर दें टू द VCC ऑफ द IR सेंसर? IR सेंसर में अगर हमने 25 वोल्टेज पास कर दी तो वो डैमेज हो जाएगा। डैमेज क्यों हो जाएगा? IR सेंसर की 25 वोल्ट की कैपेसिटी नहीं है। डिपेंड करेगा सेंसर की कैपेसिटी कितनी, उतनी ही वोल्टेज भेजो। ज्यादा भेज दोगे तो वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, जो ऑलरेडी हम अपनी क्लासेस में कर चुके हैं। अब मैंने ये आपको बता ही दिया था। DHT11 कौन सा सेंसर है? ह्यूमिडिटी सेंसर बोलते हैं वैसे इसको, लेकिन ये टेम्परेचर भी बताता है। डिजिटल ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, डिजिटल सेंसर है, ह्यूमिडिटी भी बताएगा, टेम्परेचर भी बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ ए सेंसर? इनमें से कौन सा सेंसर का फंक्शन है? ट्रैक एंड ट्रांसफर डेटा टू प्रोसेसर। सेंसर ट्रैक करता है, डेटा को प्रोसेसर के पास भेजता है। सेंसर जनरेट एंड आउटपुट सिग्नल बेस्ड ऑन, सेंसर आउटपुट सिग्नल किसके बेस पे जनरेट करता है? फिजिकल क्वांटिटी जो उसने डिटेक्ट की है उसके बेस पे जनरेट करेगा आउटपुट सिग्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैसिव ट्रांसड्यूसर? इनमें से कौन सा पैसिव, एक्टिव भी पता है हमें पैसिव। एक्टिव वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जो खुद का लाइट सोर्स यूज करते हैं, खुद की पावर यूज करते हैं। पैसिव जो खुद की पावर यूज नहीं करते। तो इनमें से कौन सा पैसिव ट्रांसड्यूसर नहीं है? थर्मोकपल, क्योंकि ये एक्टिव है। LDR सेंसर किससे मिलके बना है?
सेमीकंडक्टर लेड सल्फाइड पीबीएस, ठीक है, फोटो कंडक्टिविटी पे जो बेस्ड होता है एलडीआर सेंसर, वो इन तीनों से मिलके बना है। सेमीकंडक्टर लेड सल्फाइड पीबीएस। 160 द वायरलेस बैटरी फ्री सेंसर डिजाइन टू रिकॉर्ड एनवायरमेंटल एंड मटेरियल टेम्परेचर। ऐसा कौन सा सेंसर है वायरलेस बैटरी फ्री, जिसमें कोई बैटरी नहीं डलती, जिसको डिजाइन किया गया है एनवायरमेंट से टेम्परेचर को सेंस करने के लिए? RFM 3200। इंपॉर्टेंट है, बैटरी फ्री वायरलेस सेंसर का नाम बताओ जो एनवायरमेंट से टेम्परेचर डिटेक्ट करता है? RFM। इन सब में बैटरी डलती है। LDR सेंसर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर फुल फॉर्म है, 2 पिन होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, कंट्रोल करता है लाइट की इंटेंसिटी को, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। MQ135 कौन सा सेंसर है? हमने किया था गैस सेंसर, पर वहां पर ये ऑप्शन नहीं था मॉनिटर एयर पोल्यूशन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी एंड सी। जो MQ135 है ये हमारा गैस सेंसर भी है, एयर मॉनिटर एयर पोल्यूशन। गैस एयर पोल्यूशन, जो पोल्यूशन होता है वो भी गैस ही होती है, तो एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने में काम आता है। ह्यूमिडिटी सेंसर किससे रिलेटेड है? देखो DHT11 ह्यूमिडिटी है, हाइग्रोमीटर भी है, पार्ट्स पर मिलियन, तो ये सारे आंसर क्या है? ह्यूमिडिटी सेंसर से रिलेटेड है। IR सेंसर आर यूज्ड इन, ये दोबारा आ गया, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए किसको यूज करते हैं हम? IR सेंसर को यूज करते हैं। सेंसर इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। जो सेंसर की, ये भी दोबारा से आ जाता है, रेडिएशन, सेंसिटिविटी, रेजिस्टिविटी। आगे आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो यूनो में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है? ATmega 328P। ATmega 328P 8 बिट का होता है, P का मीनिंग होता है पिको पावर। इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाउ मेनी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन डज आर्डिनो? इंपॉर्टेंट है, आर्डिनो में कितनी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं? 14, 0 से लेके 13 तक। और इसमें कितनी PWM पिन होती हैं? 6। कौन सी 3, 5, 6, 9, 10, 11। पल्स, वेट, मॉड्यूलेशन, जिनका काम क्या है? एनालॉग आउटपुट। ये सारा आर्डिनो वाली वीडियो अच्छे से देख लेना, वो सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ आर्डिनो यूनो? आर्डिनो यूनो कितनी वोल्टेज पे काम करता है? 5 वोल्टेज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इंटरफेस इज नॉट अवेलेबल? आर्डिनो यूनो में इनमें से कौन सा? ये इंटरफेस है, ये भी है, ये भी है। USB टाइप C इंटरफेस इसमें नहीं है। आगे आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द A-ref पिन ऑन आर्डिनो यूनो? आर्डिनो यूनो के अंदर A रेफरेंस नाम की पिन होती है, इसका काम होता है एनालॉग रेफरेंस, एनालॉग रेफरेंस देना वोल्टेज की, तो इसका काम होता है ARF पिन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट बॉड रेट फॉर सीरियल कम्युनिकेशन? का डिफॉल्ट बॉड रेट कितना होता है? 9600 bps, बिट पर सेकेंड। BPS की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम 4th चैप्टर में कर चुके हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई। ये व्हाट डज द यूनो का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रो कंट्रोलर। हाउ मेनी एनालॉग इनपुट पिन? एनालॉग इनपुट पिन कितनी होती है आर्डिनो यूनो में? 6। A0 से लेकर A5 तक। पूरी आर्डिनो वाली जो चीजें लिखी हुई है ना, वो सारी अच्छे से पढ़ के चले जाना। What is the function of the reset button? Arduino Uno में reset button का क्या काम होता है? Restart the Arduino Uno। reset button क्या करेगा? Arduino Uno को restart कर देगा, जो प्रोग्राम अपलोड किया दोबारा से उसको restart कर देगा। Which port is commonly used to connect Arduino Uno to computer for programming? अगर आप प्रोग्रामिंग करने के लिए कंप्यूटर को Arduino Uno से कनेक्ट करना चाहते हो तो कौन सी टाइप यूज होती है? USB टाइप B। याद रखना, Which port is commonly used? Arduino Uno को कनेक्ट करना है कंप्यूटर से, प्रोग्रामिंग के लिए करना है कुछ भी, पर कनेक्ट करने के लिए कौन सी पोर्ट यूज होती है? USB टाइप B। Which ऑपरेटर से रिलेटेड जो हमने C लैंग्वेज की थी वो सारे आपको पता होने चाहिए। Which ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर बिटवाइज एंड? के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है? ये होता है बिटवाइज और के लिए, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सोर। सारे ऑपरेटर अच्छे से करने हैं।
व्हाट इज आर्डिनो? आर्डिनो क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म है आर्डिनो। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड विद आर्डिनो? आर्डिनो के साथ कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है? अगर पूछ ले आर्डिनो के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? सी और सी प्लस प्लस। लेकिन अगर पूछ ले जो आर्डिनो का आईडीई है वो किस में बना है? वो बना है जावा में। दो अलग अलग क्वेश्चन है। आगे आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आर्डिनो आईडी? आर्डिनो आईडी से हम कोड लिखते हैं, टू राइट एंड अपलोड कोड। कोड लिखना और उसको आर्डिनो के ऊपर अपलोड करना आर्डिनो आईडी का मेन मोटिव है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेटअप फंक्शन? सेटअप फंक्शन का काम क्या होता है? कोड को सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करवाना। इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करता है कोड को। इनमें से कौन सा आर्डिनो का स्टैंडर्ड कोड है? आर्डिनो यूनो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पिन मोड? का काम क्या होता है? कॉन्फ़िगर करना, किस पिन से आप इनपुट ले रहे हो या आउटपुट की, जो पिन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको इनपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या आउटपुट के लिए। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, सारे चैप्टर 4 के हैं। विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इवन व्हेन द आर्डिनो इज पावर ऑफ? ऐसा कौन सा कंपोनेंट है अगर आर्डिनो पावर ऑफ भी है तो भी डेटा को स्टोर कर लेगा? फ्लैश मेमोरी। ऐसा कंपोनेंट है आर्डिनो की पावर ऑन भी नहीं है ना तो भी डेटा को स्टोर कर लेगी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लूप? लूप का काम होता है, सेटअप फंक्शन का काम है कोड को एक बार एग्जीक्यूट करवाना, लूप फंक्शन का काम है कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना जब तक आप उसको बंद नहीं कर देते। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। इट कंटेन द मेन कोड दैट रन रिपीटेडली। इसमें मेन कोड होता है जो बार बार रिपीट करता है। Which of the following is used to upload code to an Arduino board? इनमें से कौन सी चीज यूज की जाती है कोड को आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड करने के लिए? यूएसबी केबल ही नहीं होगी तो कैसे अपलोड करेंगे हम? यूएसबी केबल यूज की जाएगी। What does PWM की फुल फॉर्म? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। आर्डिनो आईडी में दो फंक्शन होते हैं और वो दो फंक्शन कौन से हैं? सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन। What does ID की फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। How many time does the setup function run on every startup? कितनी बार रन करता है सेटअप फंक्शन? सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो आंसर आ जाएगा 1 टाइम। How are मल्टीलाइन कमेंट कैसे होती है? मल्टीलाइन कमेंट को डिनोट किया जाता है एम्बेडेड सी में स्लैश स्टार स्टार स्लैश। सिंगल लाइन कमेंट को कैसे डिनोट किया जाएगा? डबल स्लैश से। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 191। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड? नीचे कोड दे रखा बच्चे, इसका हमें आउटपुट बताना है। ये वाला कोड ऑलरेडी हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा कोड जो दे रखा है ये रन करके देखो। ये आप लोगों के लिए टास्क दे रही हूं मैं, जो कोड दिया है इसको रन करके देखिए। सीरियल मॉनिटर के ऊपर जैसे हमने प्रोग्रामिंग की थी, रन करोगे तो आंसर क्या आएगा? जो हमारे पास ये EEPROM है ये इसको किसके साथ फिल कर देगा? EEPROM को 1s के साथ फिल कर देगा। ये टास्क है आप लोगों का। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, सॉरी, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और भाई ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहे हो, ये मैं लिख के दे रही हूँ। 110% लिख लो, पेपर में आएगा। फोर्थ चैप्टर नंबर 4 के बुक में या मैंने जो नोट्स करवाए हैं सब जगह जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं सारे करके जाओगे। एज इट इज पेपर में देखने को मिलेंगे तुम्हें, तुम मेरे को आके जरूर बोलोगे, ठीक है? जितने भी चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एमसीक्यूज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको अप्लाई करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। अगर नहीं भी प्रैक्टिकल करके देख रहे रट लो, लेकिन पेपर में वो पक्का आएंगे, छोड़ के नहीं जाओगे। उनके आंसर देख लो बस, तो वो सारे पक्के करके जानी। ये ट्राई करके देखो और मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताओ यही आंसर आ रहा है इसका। एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन। फंक्शन को यूज करने की एडवांटेज क्या है? पार्टीशन लार्जर टास्क। फंक्शन क्या करता है? बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देता है। कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। कंप्लेक्सिटी को मैनेज कर देता है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद आता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द, सेम एज इट इज। इसकी आउटपुट आप लोगों को निकालनी है। के हमारे पास 0 है, डी हमारे पास ये है,
तो साइज बताना है के का और डी का। ये इंट है और ये डबल है। इंटीजर का साइज कितना होता है 2 और डबल का कितना होता है 8 साइज होता है। तो हमें बताना है कैलकुलेट करके कि दोनों का साइज कैसे होगा। हम इजीली बता सकते हैं साइज कैसे होगा। मैंने आपको साइज बताया था, मतलब मैंने आपको आई थिंक यहाँ पर कुछ गलत बता दिया। इंट का साइज और डबल का साइज देख के उसको प्लस कर दो तो वही साइज यानी साइज हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है। What is the effect of performing AND operation of R with अगर हम AND ऑपरेशन करें तो क्लियरिंग या सिलेक्टेड बिट ऑफ R। AND का काम क्या होता है पहले तो हमें AND ऑपरेशन का पता होना चाहिए। R with 0xFE तो ये क्या करेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये जो आपने बिट सिलेक्ट कर रखी है उसको क्लियर कर देगा R के लिए। जो बिट सिलेक्ट कर रखी है उसको हटा देगा, उसकी जगह क्या रख देगा R रख देगा। आगे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है बच्चे। और एक तो क्वेश्चन ये है, आप चाहे बुक में देख लो, यहाँ पे 6 है, एक में दे रखा है 7। ये 2 के 2 क्वेश्चन ये भी करके जाओ। ठीक है, सारे ये प्रैक्टिकल करके देखो। अभी इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, क्लियर प्लस 1 प्लस 1। मैं आपको इसको करके भी दिखा सकती हूँ, पर बच्चे हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है चीजें हम लेकर बैठ जाएं, क्योंकि ये सारी चीजें हम अपनी थ्योरी क्लास अपनी जो रेगुलर क्लासेस है उनमें ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ा है, आप लोग इसको क्या करके देखो बच्चे, एक बार प्रैक्टिकली करके देखो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको पूरा एक्सप्लेन मैं कर दूंगी। What are the functions प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव इन एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव का क्या काम है, टेल कंपाइलर वेयर टू फाइंड, ये बताते हैं कंपाइलर को सिंबल्स कहाँ मिलेंगे दैट आर नॉट प्रेजेंट, जो प्रोग्राम्स में नहीं है। Which of the following is not a data type, D बिट कोई डेटा टाइप नहीं है, S बिट अनसाइंड बिट डेटा टाइप है। S बिट होती है साइंड बिट। आगे आर्डिनो कोड की इसकी तो पता ही होगा, तो सिंपल है, सीरियल डॉट राइट 20 अगर लिखा है सीरियल डॉट राइट तो ये क्या करेगा, सेंड ए बाइट विद द वैल्यू 20 थ्रू द सीरियल पिन के पास 20 वैल्यू भेज देगा। ये मत बोल देना प्रिंट करवा देगा, क्योंकि वो सीरियल प्रिंट नहीं है, सीरियल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके देखोगे प्रैक्टिकली और मुझे आंसर बताओगे। इसका आंसर ये आएगा वैसे। और अगला क्वेश्चन भी करके देखोगे। 200 क्वेश्चन जितने भी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चे स्क्रीनशॉट लो वीडियो में से करके देखो। लेकिन मेरी एक चीज जरूर याद रखना जो मैंने आपको बताई, चैप्टर नंबर 4 के जितने भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, छोड़ना मत, करके देखो। आंसर नहीं आता मैं सोल्व करके बताऊंगी, लेकिन रिस्पॉन्स करो वीडियो में कि मैम एक बार हमें बता दो ये चीज, क्योंकि आप खुद देखो मैं करके दिखा दूंगी, मैंने क्लास में भी आपको करके दिखाया, पर जब तक खुद करके नहीं देखोगे वो चीज माइंड में नहीं याद रहेगी बच्चे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये 200 क्वेश्चन अगर अच्छे से समझे बहुत अच्छी बात है। अच्छे से याद करने के लिए दोबारा देखते रहिए पेपर से पहले इस वीडियो को, और जो मैंने मॉडल टेस्ट पेपर डाल रखे हैं उनको भी अच्छे से देखे बच्चे। एक ओवरव्यू बता देती हूँ कौन सा चैप्टर आपको एग्जाम में चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इन 3 चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से करके जाना। 1 to 5th चैप्टर में से भी क्वेश्चंस आएंगे, पर इन तीनों में से भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। आर्डिनो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसकी पिन से रिलेटेड वो अच्छे से करके जाओ। सेंसर्स से रिलेटेड जितने हमारे क्वेश्चंस हैं, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड हमारे जितने क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन बच्चे छोड़कर नहीं जाना। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप मेरे से लो, एग्जाम से पहले सारे डाउट लो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप सिर्फ कमेंट में डाल देना आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर है, लेकिन आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना। बिल्कुल काम रह के अपनी तैयारी करो और अच्छे से पेपर देकर आओ। पेपर दे के आने के बाद मेरे को बताओ कितना अच्छा आपका पेपर जाता है। तो मेरी तरफ से और अपनी पूरी जेड किंग टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।